हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज सीजन 2 लेकर आई हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरू में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम जिया क्यांग है, वो बार में डांस कर रही होती है। उसके पीछे एक पर्सन होता है, उसकी उस पर नीयत बहुत खराब होती है। उसको टच करने लगता है। वहीं जिया क्यांग को फोन आता है। उसकी असिस्टेंट उसको कहती है कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो तुम अपना काम कर लेना। लेकिन वो काम करने के मूड में नहीं होती, वो फोन रखती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वही पर्सन इसके पास आता है और इसको ड्रिंक देता है। उसमें नशा भी मिला होता है। तो जैसी वो ड्रिंक लेने लगती है तो वहां ही दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरो जिसका नाम है गु चैंगजी, वो वहां मौजूद है। वो उस पर्सन को रोक देता है और उसको कहता है कि इसको ये ड्रिंक मत दो, ये इसके लिए ठीक नहीं है, मैं इसके लिए कोई और देता हूँ। तभी वो पर्सन सुना देता है गु चैंगजी को कि तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। तो वहां पर ही जिया क्यांग वो ड्रिंक ले लेती है और जैसी वो पीती है तो वो पर्सन उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे ड्रिंक करेंगे। तो वो जैसे ही वहां से जाता है वो सेलफोन पे मैसेज करता है। उसको किसी ने मैसेज किया होता है कि बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो आंसर करता है कि माल तैयार है। तभी दूसरा पर्सन उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसके साथ कोई बदतमीजी मत करना। तो वो कहता है कि ये हम देख लेंगे। तो दिखाया जाता है कि ड्रिंक पीने के बाद जिया क्यांग को नशा चढ़ रहा होता है। तो वो बेहोश होने लगती है। वहां पर ही गु चैंगजी उसको वॉल की तरफ पुश करता है। तो देखता है कि जिया क्यांग बहुत ज्यादा नशे में होती है और वो गु चैंगजी के साथ छेड़खानी कर रही होती है। तो उसको रोककर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लगता है कि दवाई का असर तुम पर हो रहा है। तभी वो कहती कौन सी मेडिसिन का असर, मैंने तो जस्ट ड्रिंक ली थी। तो दिखाते हैं कि गु चैंगजी उसको गोद में उठाकर रूम में लेके जाकर लिटाता है। तो जैसे ही वो उसको लिटाता है तो दिखाते हैं कि जिया क्यांग की शर्ट का पिन गु चैंगजी की शर्ट के साथ लग जाता है। अब उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि अचानक से जिया क्यांग को जाग हो जाती है। तो जैसे ही वो गु चैंगजी को अपने ऊपर देखती है, उसे देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कोई आम लड़की मत समझना, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब वो जोर से उसको पकड़े होती है टाई से। तभी फिर वो कहता है कि जरा आराम से, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी जान लेके रहोगी। तभी फिर वो उसको वॉल की तरफ धक्का देती है। तो वहां पर ही वो देखता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो वो भाग के इसके पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि यहाँ से हिलो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसको टाई से अपनी तरफ फिर से खींचती है और उसको कहती है कि अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो अचानक से उसको वॉमिट आ जाती है। तो वहीं दिखाते हैं कि गु चैंगजी उठकर अपनी शर्ट ठीक करने लगता है और कहता है कि शुक्र है, इससे मेरी जान बच गई। अब वो जाने ही लग रहा होता है तो जिया क्यांग उसको पीछे से पुश करके अपनी तरफ लाती है और दिखाते हैं कि वो उसके ऊपर आ जाती है और उसकी टाई सेक्सी वे में उतारती है और वहां पर ही उसकी टाई को अपनी हेयर्स के साथ टाई कर देती है। और वहां पर ही गु चैंगजी उसको हैरानगी से देख रहा होता है। तो दिखाते हैं कि जिया क्यांग गु चैंगजी के ऊपर आती है और इंटीमेट होने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग सो रही होती है, उसकी असिस्टेंट की उसको कॉल आती है और वो उसको इन्फॉर्म करती है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया है, तो वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। तभी वो हैरान होती है कि मीडिया वाले यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। तो अचानक से वो गु चैंगजी को हिलता देखती है, जिसे देखकर वो डरती है और कहती है कि हैं, ये कौन बंदा यहाँ पर आ गया है और क्या इसने मुझे कहीं कैद तो नहीं कर दिया। तो जैसे वो उसका हाथ बंधा हुआ देखती है तो कहती है कि कहीं मैंने तो नहीं इसको बांध दिया, खैर ये कितना ज्यादा वाइल्ड है। तो जैसे ही गु चैंगजी की जाग होती है वो इसको गुड मॉर्निंग करता है। तभी फिर वो अपना शूज उसकी तरफ बढ़ाती है और उसको कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती या बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी वो उसको आंसर करता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम ही थी जिसने रात मेरे साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती की। तभी वो उसको कहता है खैर मेरे हाथ खोलो। तो अचानक दिखाते हैं कि मीडिया वाले अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इनकी पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं। वहाँ ये दोनों अपना फेस छुपाने लग जाते हैं। अब मीडिया में हर जगह ये खबर चल रही होती है कि फीमेल प्रेसिडेंट किसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर रही है, वो भी होटल में, जिसे देखकर ये हैरान हो रही होती है। तो वहां पर ही गु चैंगजी कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना चाहिए। तभी फिर वो इसके पास आती है और इसको कार्ड देती है और इसको कहती है कि ये रख लो, मुझे ये चीजें डील तो नहीं करना आता, लेकिन ये तुम रख लो। तो वो कहता है ये क्या है। तभी वो उसको कहती है कि खैर हम एडल्ट हैं, अगर रात हम लोगों का सेक्स हो भी चुका है तो मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ, तुम ये पैसे रख लो, ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि जो बार में तुम कमाते हो उससे भी कहीं ज्यादा है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे एक गलत इंसान समझ रही हो, मुझे ये नहीं चाहिए।
तभी वो कहती है कि मैं तो सिर्फ मामले को सेटल करना चाहती हूँ, मैं आइंदा लाइफ में तुम्हें नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं कह रही हूँ ये पैसे तुम रख लो। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ये मैं नहीं रखूंगा। तभी वो उसको सुनाती है कि कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रहे, या तुम दोबारा मुझसे मिलना चाहते हो इसलिए तुम ये पैसे नहीं रख रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही मिलना चाहता हूँ। तभी वो कहती है खैर वो तो तुम हैंडसम गाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पैसा ले क्यों नहीं रहे। तो वो जैसी बाहर निकलती है उसकी असिस्टेंट उसको बताने लग रही होती है कि न्यूज़ में ये छप रहा है। तो वो कहती है मैंने देख लिया है। तो दिखाते हैं कि जैसे गू जेंजी बाहर आता है तो वो उसको देखकर चौंक के कहता है यांग फेंग तुम, और यांग फेंग भी उसको कहती है कि गू जेंजी तुम, यानी एक दूसरे को जैसे जानती हैं। सीन शिफ्ट होता है, जिया क्यांग एक ब्लाइंड डेट के लिए बैठी होती है क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो गू ग्रुप के चेयरमैन यानी चेंग फेंग के साथ शादी कर ले, क्योंकि वो खुद जिया ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है। वो इस शादी से राजी नहीं होती और वो यही कहती है कि मैं तो चेंग फेंग को जानती भी नहीं कि वो कौन हो, लेकिन मेरे फादर पता नहीं क्यों फोर्स करे कि मैं उससे शादी कर लूं। अगर मेरे फादर फोर्स ना करते तो मैं यहाँ आती भी ना। तो वहाँ पर ही वो उसको बुरा भला कह रही होती है तो अचानक गू चेंगजी एंटर करता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, क्या मेरा वेट हो रहा था। अब वो हैरानगी से इसको देखती है, वो भी चौंक जाता है इसको देखकर। जैसे वो इसके सामने बैठता है ये उसको देख ही रही होती है और मन में सोच रही होती है कि अच्छा तो इसके साथ मेरी शादी होने जा रही है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम चेंग फेंग हो, और वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं चेंग फेंग हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये बताओ कि हम पहले कहाँ मिले थे। तभी वो कहता है कि हम उस रात मिले थे। तभी वो कहती अच्छा मुझे याद आया, उस रात तुम बार में इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें एक सेक्स पार्टनर की जरूरत थी। तभी वो कहता है ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है खैर गू ग्रुप ने 3 बार लॉन्च भी किए हैं तो तुम्हें तो ड्रिंक के बारे में बहुत नॉलेज होगी, ये बताओ मेरा टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। तभी फिर वो कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं पीता। तभी वो कहती है ये कैसे हो सकता है कि गू ग्रुप का चेयरमैन अल्कोहल के बारे में कुछ ना जानता हो। तभी फिर वो उसको ड्रिंक डालकर दे रही होती है आजमाने के लिए कि ये कैसा है। तो फिर वो भी इसका साथ देता है और ड्रिंक पी रहा होता है। अब जैसे ही ड्रिंक खत्म हो जाती है तो गू जेंजी उसे कहता है कि ड्रिंक खत्म हो चुकी है, क्या कोई और अच्छी वाइन है कि नहीं। तभी फिर उसकी तरफ देखती है और हैरानगी से सोचती है कि ये जितना इनोसेंट बन रहा है मेरे सामने, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, इसके बारे में मुझे पता करना होगा। तभी वो गू जेंजी को कहती है कि तुम जो भी हो मुझे पसंद आए हो, और जिस तरह से जिया ग्रुप और गू ग्रुप आपस में हमारी शादी करके इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शादी से पहले मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या बात है। तभी वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ तो मैं ऐसा हस्बैंड चाहती हूँ, और अपनी तरफ उसको पुश करके कहती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी फिर वो अपनी टाई उससे हटाकर पीछे होता है। फिर वो उसको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं तुम्हारी स्किल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता लगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पता लग जाएगा। अब वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और वो हैरानगी से इसको देख रहा होता है और मन में वो यही चाह रही होती है कि इसकी असलियत मेरे सामने आए। तभी वो जैसे वो उसको सिड्यूस करती है तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वो कहती है खैर ये जगह में बहुत ज्यादा घुटन हो रही है तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, कहीं चले। तो वो कहता है कहाँ। तो दिखाती है दोनों बार में होते हैं और वहाँ पर ही जिया क्यांग ये सोच रही होती है कि ये मेरे आगे अच्छा बनने का कितना नाटक करता रहेगा। तो एक पर्सन पीछे से आके गू चेंजी से ड्रिंक मांगता है तो गू चेंजी उसको कहता है कि तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। तो वो पर्सन उसको सुनाने लगता है कि आज एक अमीर लड़की के साथ खड़े हो तो तुम नाटक कर रहे हो। अब उसे बदतमीजी कर रहा होता है तो गू चेंजी उसकी तरफ देखकर कहता है मैंने तुम कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुमने आज ये सूट बूट पहन रखा है, वाह तुम लेकिन अपनी माँ की तरह बिल्कुल मक्कार लग रहे हो। तो वो उसको जोर से मुक्का मारता है। तभी वो पर्सन कहता है कि आज तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो वहाँ जिया क्यांग उसको कहती है कि ये हिम्मत मेरी वजह से आई है, और वो दूसरे पर्सन को पैसे देकर कहती है कि इसको मार के यहाँ से निकालो, ये बार मेरा ही है। तो उसको मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। उसके जाने के बाद गू चेंजी जिया क्यांग से कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं एक्चुअल में वो पर्सन नहीं हूँ। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लग जाती है। इसके तुरंत बाद ये सीन दिखाया जाता है कि जिया क्यांग के फादर उसको नीचे लेकर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसे पूरा करना, और जो हमारी डील हुई थी उसको तुमने पूरा करना होगा। वहाँ पर ही दिखाते एक लेडी अनाउंस करती है कि आज जिया क्यांग और गू चेंग फेंग की एंगेजमेंट है, और वो क्वेश्चन करने लग जाती है कि जिया क्यांग क्या आपको मिस्टर चेंग फेंग कैसे लगे, फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा था। तभी फिर वो आहिस्ता से बोलती है कि ना ही कभी इससे प्यार हुआ ना ही कभी मिली तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर ही वो यही सेम क्वेश्चन मिस्टर गू चेंग फेंग से करती है तो वो उसको बताता है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रही। तो एक मीडिया वाली आकर
जिया क्यांग से क्वेश्चन करती है कि उस दिन तो हमने आपको किसी और गाय के साथ देखा था और आज आप किसी और के साथ हैं, क्या आपकी कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ चल रही है? तो वहाँ पर ही उस लेडी को गार्ड्स आकर बाहर निकाल देते हैं। तभी फिर वही सेम लेडी क्वेश्चन करती है मिस्टर गू चेंगफेंग से कि आप ये बताएं कि क्या आप मिसेस जिया क्यांग के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं? तभी वो कहता है कि हाँ, अगर ये मेरी वाइफ बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तभी फिर वो यही क्वेश्चन जिया क्यांग से करती है। तभी फिर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। सभी हैरान होते हैं और जिया क्यांग के फादर उसको डांट रहे होते हैं। तभी फिर उसको कहती है कि डैड, आप यही चाहते हैं ना कि मैं गू फैमिली की बहू बनूं, लेकिन फिलहाल मैं गू चेंगजी से कोई बात करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ही सब हैरानगी से इनकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब जिया क्यांग गू चेंगजी के पास जाती है और उसको कहती है कि गू चेंगजी, क्या तुम मेरे साथ शादी करना पसंद करोगे? तो गू चेंगजी उसकी तरफ देखता है और एक मंथ पहले जिया क्यांग के साथ बिताए हुए पलों को सोचता है। तभी फिर जिया क्यांग उससे क्वेश्चन करती है कि ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि मैं गू चेंगजी हूँ और मैं चेंगफेंग का छोटा भाई हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा, तुम में इतना हिम्मत है कि तुम मेरे सामने ये बात कर रहे हो कि तुम मेरे आगे ब्लाइंड डेट पर आए थे। तभी फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने झूठ ही नहीं बोला, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा स्कैंडल भी बना। तो फिर वो उसको बताता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और मेडिसिन का तुम पे कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। तो वो कहती है मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी ब्लाइंड डेट भी सक्सेसफुल नहीं गई, तो मैं ये कहूँगी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं अपनी भाई की तरफ से ब्लाइंड डेट पर आकर बैठा हूँ और तुम मुझे ये कह रही हो। तभी वो कहता है एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। तभी वो कहता है कि मेरा भाई वो फैमिली का प्रेसिडेंट है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुमने मुझ में क्या देखा? तभी फिर वो उसको कहती है, जब तुम्हारे डैड ने चीट किया था तो तुम्हारी मॉम को कंपनी से निकाल दिया गया था, और जब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई तो फिर तुम्हारे फादर ने सारी जायदाद हर चीज चेंगफेंग के नाम कर दी और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और तुम क्या करते हो, सिर्फ बार में एक जॉब करते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये सब चीजें मुझे याद मत दिलाओ तो बेहतर होगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी सारी हैसियत तुम्हें वापस दिलवा सकती हूँ। तभी फिर उसको कहता है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ तुम मेरी हेल्प करने के लिए कर रही हो, कोई और वजह भी हो सकती है। तभी वो कहता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भी जिया फैमिली में तुम्हारी भी कोई खास हैसियत नहीं थी, और जब तुम प्रेसिडेंट भी नहीं बनी थी तो तुम्हें कंट्री से बाहर फेंक दिया गया था। तभी फिर वो हंस के कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम इतने ज़्यादा ही हैंडसम नहीं हो, बल्कि तुम। तो फिर वो उसको टोक के कहता है कि बस करो, कुछ ज़्यादा मत बोलो। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर, मेरे फादर इसलिए चाहते हैं कि मैं चेंगफेंग से शादी कर लूँ, क्योंकि बिजनेस का भी मसला है और उनको थोड़ी सी जायदाद की लालच भी है। तभी फिर वो उसको कहती है, खैर अब तुम सोच लो, क्या तुम मेरे साथ डील करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। तभी ये सब कुछ सोचने के बाद गू चेंगजे अनाउंस करता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर ही सब हैरान होते हैं। चेंगफेंग कहता है कि जिया क्यांग, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो माइक लेकर अनाउंस करती है कि मैं और चेंगजी शादी करने जा रहे हैं, और वहाँ पर ही वो चेंगजी को अपनी तरफ खींचती है और उसको किस करने लग जाती है, और वहाँ पर ही वो इसको हैरानगी से देखने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग के फादर और उसका भाई थोड़ा खफा हो रहा होता है। उसका भाई यही कहता है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई, ये आखिर उस बदमाश से शादी कैसे कर सकती है। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग अपने फादर से कहती है कि डैड, आप ये चाहते थे कि मैं गू फैमिली में शादी करूँ, तो दोनों भाई में से कोई भी हो, बात तो सेम है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, जरूरी तो नहीं था। तो वहाँ पर ही उसका भाई फिर से गुस्सा होकर कहता है कि तुमने आखिर उसमें देखा क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम जो ये कर रही हो इससे हमारी फैमिली को कितना नुकसान होगा। तभी वो कहती है कि जैसे कि तुम हमारी फैमिली में एक धब्बा हो, तो इसमें क्या हो गया। तभी फिर वो अपनी बहन से लड़ने के लिए उठ रहा होता है, उसको मारने लगता है। वहाँ पर ही गू चेंगजी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तो थोड़ा लिमिट में रहो। वहाँ पर ही जिया क्यांग गू चेंगजी को देखती है और मन में सोचने लग जाती है कि अच्छा, इसका ये साइड भी है। बार में एक लेडी को गू चेंगजी ड्रिंक देता है और जिया क्यांग उसकी ड्रिंक लेकर पी जाती है, और वो लेडी जिया क्यांग को गाली देकर चली जाती है। तभी गू चेंगजी उसे कहता है कि बस कर दो, तुम कितना बीच में मसला क्रिएट करोगी, चौथी कस्टमर ऐसी भाग चुकी है। तभी वो कहती है कि इस बार की ऑनर मैं हूँ, मेरी मर्जी में जो कुछ करती फिरूं। तभी फिर उसको कहती, मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ आके रहोगे कब, और वैसे भी तुमने तो मुझसे शादी भी करना थी। तभी वो उसको कहता है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, और वैसे भी जब तुमसे रिलेशन रखूंगा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी वो उसको कहती है कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, इसका मतलब तुम इन चीज़ों से इनकार कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि इनकार कौन कर रहा है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो है। तो दिखाते हैं कि ये दोनों बाहर वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। तो गू चेंगजी से ये
कहती है कि तुम मेरे साथ आकर रहना स्टार्ट कर दो, इस तरह से तुम वो फैमिली के मेंबर्स को रोज बरोज नहीं देखोगे और वैसे भी तुम्हें मेरी रेपुटेशन की फिक्र करने नहीं चाहिए। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर जाओगी। तो फिर वो उसको जवाब देती है कि लाइफ में कभी कभार सेक्रीफाइस करना चाहिए, इसमें हम दोनों की बेहतरी होगी और वैसे भी तुम्हारे साथ शादी करके मैं थोड़ी ना कोई सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो अचानक से पीछे से वही गुंडे आ जाते हैं जो बार में इनको छेड़ रहे होते हैं। अब वो इनके पीछे भाग रहे होते हैं। ये दोनों उनसे बच बचा के भाग निकलते हैं। वहां पर ही गुचेंजी कहते हैं कि ये लोग तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गए हैं। तो वहां पर ही जियाचाओ कहती है कि चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं, एक घर में एंटर करते हैं। तो गुचेंजी से पूछता है कि ये घर किसका है। जियाक्यांग कहती है कि ये घर मेरा है। तो वो हैरानगी से इसको देखते हैं, ये तुम्हारा घर है, लेकिन इसका डोर ओपन क्यों था। अब उसको आंसर देने के लिए आ रही होती है तो अचानक से वो कहती है कि तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है, तुम जाकर चेंज कर लो। तो वो कहता है कि वॉशरूम कहाँ है। तो वो उसको रास्ता बताती है। जैसे ही वो वॉशरूम से निकलता है तो वो देखी जा रही होती है गुचेंजी को और मन में सोचती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। तो उसको देखकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो कहती है कि मैंने सोफे पे तुम्हारा बेड बना दिया है, तो तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो। तो फिर वो जैसे ही आ रहा होता है उसका पाँव स्लिप होता है। तो वहां पर ही जियाक्यांग उसको बचाती है। उसके हाथ में इसका टॉवल आ जाता है तो वो अपना फेस छुपा लेती है। तो उसको देखकर कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नंगे हो। तो फिर वो सोने के लिए सोफा पे चला जाता है। अब जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा होता है तो जियाक्यांग ड्रिंक लेकर आती है और इसको कहती है कि रेड वाइन है, ये पी लो, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तो वो उसको इनकार कर देता है। तभी फिर वो सेक्सी वे में इसको गुड नाइट करके चली जाती है और ये हैरानगी से इसको देख रहा होता है। अब गुचेंजी सो जाता है और वो नींद में देखता है कि उसकी मॉम कार ड्राइव कर रही होती है और वो फोन पर बात करके कहती है कि हाँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पीछे कार में गुचेंजी भी बैठा होता है। अब गुचेंजी को कोई नींद में उठा रहा होता है तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सामने जियाक्यांग बैठी होती है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है और वहां पर ही जियाक्यांग गुचेंजी को आवाजें लगा रही होती है। तभी वो टेरेस पर जाती है और गुचेंजी वहां ही होता है। उसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो। तो वो उसको आंसर करता है कि मैं तुम्हें किस तरह से छोड़कर जा सकता हूँ, वैसे भी अगर मैं कहीं चला गया तो तुम्हें मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जियाक्यांग, मुझसे किसी ने कहा था कि जब भी तुम किसी से वादा करो तो उस वादे को पूरा करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि गुचेंजी जियाक्यांग को कोर्ट ले जाता है शादी करने के लिए। तो जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो खुशी से गुचेंजी को जोर से हक करती है। तो दिखाया जाता है कि ये दोनों कंपनी जाते हैं। वहां पर ही जैसे ही दोनों एंटर करते हैं तो जियाक्यांग अपने भाई को देखती है तो ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट उसको दिखाकर अंदर एंटर करते हैं। वहां जाते ही जियाक्यांग बताने लग जाती है कि एज अ प्रेसिडेंट इस कंपनी में मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं यही चाहूंगी आप लोग सब अच्छे से कोऑपरेट करो। अगर आप लोग कोई कमी नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं डांटूंगी। तभी वो अपने भाई की तरफ देखकर भी कहती है कि जूनियर जिया, तुम भी अच्छे से कोऑपरेट करना। तभी वो कहता है ओके बॉस, और फिर दिखाते ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही गु चेंग फेंग इन दोनों को आता देखता है तो इंसल्ट करने लग जाता है कि तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे, दोनों एक जैसे ही हो, लगता है एक दूसरे के लिए ही बने थे बेकार से। तो वहां पर ही गु चेंग जी उसको जवाब देता है कि हम यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ कुछ बात करने आए थे। तभी वो उसको कहता है जितना जल्दी हो जाए यहाँ से दफा हो जाओ। और वहां पर ही वो जियाक्यांग को देखकर कहता है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था एक जीप से स्टफ को उठा के तुम यहाँ ले आओगी, इसको अपने साथ घर ले जाओ। तभी वो उसको आंसर करती है कि ये जैसा भी है सिंपल सा है, तुम लोगों की तरह नहीं है गंदे दिमाग वाला। तभी फिर उसको गुस्सा आता है, वो जियाक्यांग को थप्पड़ मारने लगता है। तो गु चेंजी उसका हाथ रोकता है और उसको कहता है कि इसको हाथ लगा के तो तुम देखो। तभी वो इन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां पर ही जियाक्यांग को गु चेंजी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो ये दोनों घर जाते हैं। घर जाकर घर की अच्छी से शिफ्टिंग करते हैं और सेटिंग करते हैं। वहां पर यांग फेंग भी होती है। तो जियाक्यांग उसको कहती है कि आज मिस्टर गु का इस घर में पहला दिन है, तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी फिर वो गु चेंजी से कहती है कि आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी फिर वो यांग फेंग को कहती है कि तुम इस सामान को थोड़ा समेट लो। तो वो जैसे ही सामान उठाने लगती है तो मिस्टर गु आकर उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो ये दोनों बाहर वॉक पर निकल जाते हैं। वहां पर ही यांग फेंग बताती है कि मैं 3 साल से जिया ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ही काम करती हूँ, तुम क्या करते रहे थे। तभी वो उसको आंसर करता है कि मैं भी बिजी रहा। तभी फिर वो बातों बातों में उससे पूछता है कि ये बताओ कि प्रेसिडेंट जियाक्यांग कैसी लेडी है। तभी वो कहती कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो मुझे उससे डर लगता है। ये बातें तुम उसको मत बताना वरना मुझे जॉब से निकाल देगी। तभी फिर
गू चेंगजी उसको कहता है कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो गू चेंगजी कहता है ठीक है। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं साफ कर दूं? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। फिर दिखाते हैं कि गू चेंगजी अपने भाई को कॉल करता है। तो वहाँ पर ही चेंगफेंग उसको कहता है इस कॉल के लिए मैं बहुत ज्यादा बेताब हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है, जियाक्यांग लेटी होती है और चेंगजी के बारे में सोच रही होती है और यही कहती है कि ये बाहर मुझे किस तरह से लुक दे रहा था, अब कुछ रूल्स रखना होंगे। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग शादी कर लेते हैं तो जियाक्यांग इसको कहती है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर जब कभी हम बाहर जाएंगे तो हम लोगों के आगे कैसे प्रिटेंड करेंगे। चलो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। जब हम नॉर्मली बाहर जाया करेंगे तो हम दोनों इस तरह से हैंड पकड़कर चलेंगे और जब कोई ओकेजन होगा तो हम दोनों इस तरह से हाथों में हाथ डालकर जाया करेंगे। तभी वो कहता है ठीक है, जब हम बाहर हुआ करेंगे तो मैं तुम्हारी हर तरह से प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन जब हम घर में होंगे तो मैं घर के सारे काम करूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी रिलेशनशिप को टेस्ट करना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे। तभी फिर वो उसको पोज बताता है कि फिर हम इस तरह से चलेंगे। फिर वो उसको पीछे सोफा की तरफ पुश करती है और वो उसको हैरानगी से देखता है। तो वो उसके ऊपर आकर कहती है कि अगर कोई लोग हमें देख रहे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस तो करना होगी ना। वहाँ पर ही वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और वो हैरानगी से इसको देख रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम हो तो आज़ाद ख्याल, लेकिन लगता नहीं है कि तुम इन चीज़ों में कुछ अच्छे हो। तभी फिर वो उसको आराम से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तभी फिर वो कहती है कि अगर लोग हमें देख रहे हों तो। तभी फिर वो आराम से कहता है कि कोई पागल ही होगा जो हमें इन चीज़ों में देखेगा। तो फिर वो उसको कहती है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तभी फिर वो इसकी तरफ बढ़ रही होती है किस करने के लिए। तो वो हैरानगी से इसको देखता है और आइज क्लोज करता है और वो मन में सोचती है कि बिल्कुल भी फ़ायदा मत उठाना मुझे किस करने का। तो वो उसको कहती है फूल और वहाँ से ही चली जाती है। अब जियाक्यांग यही सोच रही होती है कि अगर ये मेरे लिए कोई फीलिंग्स बाकी में नहीं रखता तो मुझे कुछ और भी करना होगा। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियाक्यांग गू चेंगजी के सामने पेपर्स रखती है। तो वो कहता है ये क्या है। तभी वो कहती है कि ये मैरिज एग्रीमेंट है। अब वो रीड करता है, उसमें यही लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुम किसी औरत के साथ क्लोज नहीं होगे, ना ही उससे रिलेशनशिप रखोगे और ना ही उसके साथ इंटीमेट होगे। और उसमें यह भी लिखा होता है कि तुम जियाक्यांग के साथ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। जिसे रीड कर वो कहता है ये क्या है, ये कैसा एग्रीमेंट है, ऐसे लग रहा है प्रोस्टिट्यूशन एग्रीमेंट रीड कर रहा हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठकर हम बात कर सकते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है ये पूरा घर तुम्हारा ही है, तो फिर मैं किस तरह से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी वो कहती है चलो ठीक है, रूल चेंज करते हैं, तुम जस्ट मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं आओगे। तभी फिर वो कहता है कि मैं कैसे प्रॉमिस कर सकता, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है इन फ्यूचर, मैं कैसे इस चीज़ की प्रॉमिस करूं। तभी वो कहता है इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, तुम इस बात को छोड़ो। तभी फिर वो उसको कहता है कि सिर्फ रूल्स मैं ही फॉलो क्यों ना करूं, तुम पे भी तो रूल्स बनते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम भी इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान बाहर कोई भी गड़बड़ नहीं करोगी और ना ही मेल्स के साथ कोई तुम्हारा कॉन्टैक्ट होगा और ना ही तुम उनके क्लोज जाओगी। तभी वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, क्या मैं इन पे साइन कर दूं। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दोबारा से सोचना चाहता हूँ। अब जियाक्यांग गू चेंगजी के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि बस कर दूं, मुझे इसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। तो दिखाते हैं कि ये सो जाती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि गू चेंगजी इसके रूम में आता है और इसके बिल्कुल करीब आता है। तो जैसे ही जियाक्यांग की जाग होती है तो वो इसको देखकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस तरह से मेरे रूम में नहीं आ सकते। तो फिर वो उसको कहता है कि चुप कर जाओ, कोई बात मत करो, और वहाँ ही वो इसको किस करने लगता है। अब जिस तरह से वो उसको किस करता है तो वहाँ पर ही जियाक्यांग भी हॉट हो जाती है, तो वो भी उसको पकड़ के किसिंग करने लग जाती है। वहाँ पर ही इसकी आंख खुलती है और ये इसका ख्वाब होता है। तभी वो कहती है ये मेरा ख्वाब था, उफ। और फिर कहने लग जाती है कि जियाक्यांग तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दिखाते हैं कि जियाक्यांग गू चेंगजी के रूम के बाहर जाती है और देख के कहती है कि इसके रूम की लाइट तो जल रही है। अब वो जाने लगती है तो गू चेंगजी बाहर आता है और इसको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बहाना करने लगती है और जाने लगती है, तो वो उसको पकड़ लेता है। तो दिखाते हैं कि अंदर लेकर जाकर ये जियाक्यांग को किसिंग करने लगता है। कभी कर्टन के पास जाके किस कर रहा होता है तो कभी बेड की तरफ पुश करके ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा हॉट होकर किसिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गू चेंगजी की जाग होती है और वो घबरा जाता है और घबरा के पानी पीता है। अब जैसे ही बाहर जाता है तो जियाक्यांग टीवी देख रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि इतना लेट हो गया, तुम अब तक जाग रही हो। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं अपसेट हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही।
कि गो चेंगजी ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो जियाक्यांग जैसे उठकर आती है तो वो खुशी से कहती है कि वाओ, तुम सुबह उठकर यही काम करते हो। तो फिर वो उसको बताता है कि तुम्हारी फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा था, तो मुझे तुमने नहीं बताया कि तुम अपनी अच्छे से डाइट नहीं लेती रही। खैर, आज तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे का खाना बना के रखूंगा। तभी फिर वो खुशी से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसको हक करती है। और वहाँ पर ही गो चेंगजी को अच्छा लगता है उसका हक करना। तो वहाँ पर ही दिखाते एक पर्सन एंटर करता है जिसका नाम शिजी होता है, और वो जियाक्यांग से क्वेश्चनिंग करता है कि तुम आखिर इतने दिन से कहाँ रह गई थी। तो वो भाग के उसके पास आके कहती है कि शिजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वहाँ पर ही गो चेंगजी मन में सोचता है कि आखिर किस तरह से एंटर कर गया घर में। तो वहाँ पर ही वो उससे सवाल जवाब करने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। अब वो जियाक्यांग का हाथ पकड़ने लगता है, तो वहाँ पर ही गो चेंगजी आता है और उससे हाथ नहीं मिलाने देता। तो वहाँ पर ही शिजी कहता है कि ये कौन है। तो फिर गो चेंगजी बताता है कि मैं गो चेंगजी हूँ और मैं जियाक्यांग का हस्बैंड हूँ। तभी वो कहता है ओके ओके, चलो सिस्टर मेरे साथ चलो, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तभी फिर वो क्वेश्चनिंग करता है जियाक्यांग से कि तुमने इतनी जल्दी शादी करके घर बसा लिया। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ, मैंने ये सोच समझ के फैसला लिया है और मैंने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। तभी वो उसको समझाता है कि तुम लोगों के दिलों के बारे में नहीं जानती हो, और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो वो कहती है ऐसा मत करो, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि उसके चेहरे पे मत जाओ, मुझे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा तो मत कहो। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें मर्दों की इंटेंशन के बारे में नहीं पता। तो अचानक से पीछे से गो चेंगजी चाय के आता है और कहता है कि इस इंटेंशन की बात कर रहे हो, और ये लो तुम चाय पियो। तो जैसी चीज़ें चाय पीता है, चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उसकी चीख निकलती है। तभी फिर गो चेंगजी जियाक्यांग को कहता है कि ये ठंडी है, तुम पी लो। तो फिर वहाँ पर ही वो शिजी से क्वेश्चन करती है कि तुम मुझे क्या बता रहे थे। तो गो चेंगजी जैसे ही जाता है तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेके रहूँगा। तो वहाँ पर ही जियाक्यांग उसका थैंक्स करती है। फिर वो पर्सन कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, आज एक ज़रूरी काम है, मैं तुम्हें लेने आया था। तभी वो कहती चलो चलते हैं, और वहाँ पर ही वो गो चेंगजी को कहती है कि मैं ज़रूरी मीटिंग में जा रही हूँ, तो तुम घर पे ही रहना। तो वो कहता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। यांग फैंग प्रेसिडेंट को आवाज़ देकर बुला रही होती है, लेकिन जियाक्यांग गो चेंगजी की बातों में खोई होती है, और वो उसी पल को याद कर रही होती है कि किस तरह से गो चेंगजी जेलस हो रहा होता है शिजी से, और वो मन में ये भी सोच रही होती है कि लगता है कि ये जेलस हो रहा था। इधर से यांग फैंग उसको बुलाई जा रही होती है, तो अचानक से जियाक्यांग कहती है कि हाँ क्या हुआ। तभी यांग फैंग उसको कहती है कि क्या हुआ, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किसी ने रूह कब्ज कर ली है। तभी वो कहती है तुम कैसे कह रही हो, मेरी रूह कौन कब्ज कर सकता है। तो यांग फैंग उसको कहती है कि लगता है गु फैमिली के चिराग ने तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया है। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो यांग फैंग उसको कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और गु चेंगजी के दरमियान सब कुछ कैसा जा रहा है। तो जियाक्यांग कहती है कि सब कुछ ठीक जा रहा है। तभी फिर वो यांग फैंग से कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं चेंगजी को मैसेजेस करूं, ये जानने की कोशिश करूं वो कर क्या रहा है। तो यांग फैंग कहती है इसका मतलब तुम उस पर नजर रखना चाहती हो। तो जियाक्यांग कहती कि नहीं, मैं जस्ट उसकी केयर कर रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो घर पे कहीं बोर तो नहीं हो रहा, और वो क्या कर रहा है, उसने सही से खाना खाया भी है कि नहीं। तो यांग फैंग कहती इसका मतलब तुम उसी तरीके से उसको देखना चाहती हो। और वहाँ पर ही जियाक्यांग मुस्कुराने लगती है। इधर से दिखाते हैं कि गु चेंगजी जियाक्यांग के रूम में होता है और वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोज ले रहा होता है, और वो उसके ड्रॉवर के पास जाकर कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। तो अचानक से उसको पीछे से जियाक्यांग की आवाज आती है, वो गु चेंगजी कह रही होती है। वहां पर ये चौंक जाता है और जाके देखता है कि कहाँ से आवाज आ रही है। अब उसको कैमरा नजर आता है। इधर से जियाक्यांग लैपटॉप में बैठकर गु चेंगजी को देख रही होती है। तभी फिर वो कहता है कि मैं यहाँ रहा। तो जियाक्यांग उसको कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको बहाने से कहता है कि ये देखो, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि मैं कुछ चीजें मैरिज एग्रीमेंट में ऐड कर दूं, तो मैं इसी बारे में सोच रहा था। तभी वो कहती है ओके। तो दिखाते हैं कि जियाक्यांग गुस्से से घर आती है। तो वो जैसे ही देखती है कि गु चेंगजी कुकिंग कर रहा है और वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहा होता है, उसे पसीना भी आ रहा होता है, तो वो उसको देखते ही चली जाती है। फिर वो उसके पास आकर कहती है कि आज मैं भी हेल्प करवाऊंगी तुम्हारे साथ। तो फिर वो उसको कहते कि नहीं, तुम थकी आई हो, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। तो फिर वो कहती कि नहीं, मुझे कुकिंग सीखने का बहुत शौक था, तो आज मैं ट्राई करूंगी। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो उसको कुकिंग करना सिखा रहा होता है। तो दोनों आपस में मस्ती भी कर रहे होते हैं और वो उसको कुकिंग भी सिखाई जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भी रहे होते हैं और जियाक्यांग उसको कुछ ना कुछ खिला भी रही होती है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों बैठकर मील एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही जियाक्यांग उससे क्वेश्चन करती है कि ये बताओ कि तुमने मैरिज एग्रीमेंट में क्या चीज़ ऐड की है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है। तो अचानक से जियाक्यांग को शिजी का मैसेज आता है कि ये बताओ
कि तुम मुझे मामू बनने की खुशखबरी कब सुना रही हो, तो अचानक से वो चौंक जाती है। तभी फिर वो गु चेंगजी को कहती है तुम कंटिन्यू करो। तो फिर उसको बताता है कि हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं ये ऐड करूं कि क्योंकि हम दोनों अब एक कपल हैं तो हमें आगे के स्टेप के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो कहती कौन सा स्टेप। तभी फिर वो उसको कहता है जैसे कि बच्चा पैदा करना। वहां पर ही उसको खाते खाते ठसका लगता है। तो गु चेंगजी उसको कहता है क्योंकि जब हमने शादी की थी तो हमने इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो वहां पर ही जियाक्यांग उसको कहती है कि तुम घबराओ मत, जब तक तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो वो कहता है ओके। अब जियाक्यांग अपने आप को शीशे में देख रही होती है, अपनी फिजिक देखकर यही सोचती है क्या मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या बिल्कुल मैं गु चेंगजी को पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो बच्चा ना पैदा करने की बात कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। तो वो यही चीजों को लेकर सोच रही होती है। तो दिखाते हैं कि गु चेंगजी लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है और जियाक्यांग इसके इर्द गिर्द फिर रही होती है इसकी इंटेंशन पाने के लिए, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता। वो कभी एक्सरसाइज कर रही होती है, कभी इर्द गिर्द उसके चक्कर लगा रही होती है, लेकिन वो जरा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। वहीं जियाक्यांग को गुस्सा आता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो गु चेंगजी बाहर निकलता है। वहां पर ही बाहर उसका भाई चेंगफेंग खड़ा होता है। वो चेंगफेंग को जाकर फाइल्स दे देता है जो उसने जियाक्यांग के रूम से चुराई होती हैं। तो वो फाइल लेकर खुश होता है और उसको कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा काबिल निकलोगे। तो चेंगजी उसको कहता है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपनी मॉम के लिए कर रहा हूँ, तो जो तुमने मुझसे वादा किया था उसको पूरा करो। तो चेंगफेंग उसको कहता है इतनी जल्दी किस चीज की है, पहले तुम मेरा एक और काम करो। तो चेंगजी गुस्से से कहता है इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो चेंगफेंग कहता है कि इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मुझे एक काम है तुमसे। काम ये है कि जिया ग्रुप ने एक डील फाइनल की है, तो मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। तभी फिर चेंगजी कहता है क्या मतलब। तो फिर उसको बताता है कि मैंने सुना है कि जिया ग्रुप ने एक डील फाइनल की है, उसकी सारी डिटेल उसके कंप्यूटर में मौजूद है, तो तुम मुझे वो कहीं ना कहीं से ला के दो। तभी फिर चेंगजी उसको कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन पहले जो तुमने मुझसे वादा किया है उसको पूरा करो। तो चेंगफेंग कहता है कि जरूर। मैं स्टार्ट में हम देखते हैं कि गु चेंगजी जैसी डोर ओपन करता है तो शिजी सामने होता है। तो वो उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिजी कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं जियाक्यांग को लेने आया हूँ। तभी फिर गु चेंगजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसको साथ लेके जाने नहीं दूंगा, तुम उसको परेशान मत करो। तभी वो डोर बंद करने लगता है और आपस में इन दोनों की लड़ाई चल जाती है। तभी फिर गु चेंगजी उसको कहता है कि तुम उसको क्यों परेशान करने आए हो, वो अपने रूम में अपना मेकअप कर रही है। तो अचानक से शिजी चौंकता है और कहता है क्या मतलब, क्या तुम लोग सेपरेट रूम में रहते हो, तुम लोग तो न्यूली वेड कपल हो। तो वहां पर उससे बहाना नहीं हो रहा था। तो अचानक से जियाक्यांग आ जाती है और आकर बहाने से कहने लग जाती है कि नहीं, कुछ रीजन की वजह से मैं अलग रूम में गई थी, वरना ऐसा नहीं है। तो वो इस बात को टाल देती है। तो शिजी उसको कहता है कि चलो हम काम पे चलते हैं। अब जैसे ही लोग ऑफिस बैठे होते हैं तो दिखाते हैं कि शिजी जियाक्यांग से एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा होता है और गु चेंगजी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि उन्होंने इन पे नजर रखी होती है। तो जिस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वहीं शिजी कहते हैं कि चलो जियाक्यांग हम मीटिंग के लिए चलते हैं। वो जाने लगते हैं। तो जियाक्यांग गु चेंगजी से कहती है कि हनी मैं जा रही हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, जल्दी फ्री होकर घर वापस आ जाना। तो जैसी वो जाती है तो गु चेंगजी दरवाजा बंद करके जियाक्यांग के लैपटॉप को उठाता है और यूएसबी कनेक्ट करके उससे डाटा निकालने की कोशिश करता है। अब वो अपना ये काम कर ही रहा होता है कि कुछ देर बाद जियाक्यांग वापस आती है। तो गु चेंगजी इसको देखकर चौंकता है और उसको कहता है कि तुम। फिर वो उसको कहती तुम अब तक घर नहीं गए। तो फिर वो उसको बताता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम वापस आ जाओ तो हम साथ चलेंगे। तभी फिर वो कहती तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो। अब वो जैसी आ रही होती है तो गु चेंगजी कहता है कि तुम वापस जल्दी क्यों आ गई। तो वो कहती मैं अपना लैपटॉप लेने आई थी। वो लैपटॉप उठाने लगती है तो गु चेंगजी बहाने से उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हारे बाल मैसी हो रहे हैं। फिर से वो लैपटॉप उठाने लगती है तो वो उसको जोर से पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तभी फिर वो मुस्कुराने लगती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और गु चेंगजी बहाने से उस यूएसबी को निकालने की कोशिश करता है। जैसे यूएसबी निकालता है वहां पर ही यांगफेंग आ जाती है तो उससे यूएसबी गिर जाती है। तभी फिर जियाक्यांग अपना लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है और गु चेंगजी उसी यूएसबी को ढूंढ रहा होता है। तो यांगफेंग पीछे से अचानक उसे कहती क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। यांगफेंग चेंगजी से कहती है कि तुम प्रेसिडेंट जिया के साथ रिलेशन में रहकर डबल माइंडेड हो रहे हो। तभी वो उसको कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन तुम ट्रस्ट करो कि मैं जियाक्यांग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो यांगफेंग उसको कहती है खैर जो भी है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट फिलहाल कंपनी में है तो मैं एडवांटेज का फायदा उठा रही थी। खैर तुम जो भी कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैं तुम्हें इसी तरह से सपोर्ट करती रहूंगी।
फिर गो चेंगजी उसको थैंक्स करता है। तभी फिर यांग फेंग उसको बताती है कि मुझे ये पता है कि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू एक दूसरे के साथ हो और एक रोल प्ले कर रहे हो, मुझे इन सब के बारे में पता चल गया है। खैर, कभी भी तुम तनहा फील मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वहां पर ही चेंगजी उसको हैरानगी से देखता है, उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस मैटर के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन जिया क्यांग और मेरे दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है। एनीवे, तुमने मेरा हेल्प की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग जैसे घर आती है तो चेंगजी उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज पील करता हूँ। उसको ऑरेंज देने लगता है, वो उसका थैंक्स करती है। वहीं जिया क्यांग देखती है कि उसके फादर उसके घर आते हैं, तो ये दोनों नाटक करके चिपक कर बैठ जाते हैं। वहां पर ही जिया क्यांग के फादर आकर उसको सुनाने लगते हैं कि प्रिटेंड करना छोड़ दो, मैंने लोगों से यही सुना है कि तुम लोग सेपरेट रूम में रहते हो और तुम्हारी शादी फ्रॉड है। तभी फिर वो कहती है कि डैड, ये बात आपने किससे सुनी है? तो उसके डैड उसको डांट के कहते हैं कि मैंने जिससे भी सुनी हो, तुम इस बात तक मत जाओ। बहरहाल, मैं ये बात यहाँ पर पता करने आया, क्या ये बात सच है? तुम लोगों की शादी फ्रॉड है, तुम लोग सेपरेट रहते हो। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी और गो चेंगजी की शादी बिल्कुल रियल है ना चेंगजी? तो वो कहता है हाँ। तभी उसके फादर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो वहां पर ही ये दोनों फिर से चिपक कर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो जिया क्यांग के फादर कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह से कैसे प्रूव होता है? तभी फिर वो कहती है कि फिर आप ही बताएं, फिर हम आपको कैसे प्रूफ करके दिखाएं। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि चलो, मुझे फिर तुमने अगर प्रूफ ही करना है तो जल्दी नाना बनने की मुझे खुशखबरी सुनाओ। तो वहां पर ही जिया क्यांग मुस्कुराती है और कहती है कि मैं और चेंगजी इसके बारे में प्लान कर ही रहे हैं ना चेंगजी? तो वो कहते हैं हाँ। वहां पर ही इसके फादर खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मुझे ये न्यूज लो। और जिया क्यांग अपने फादर को अपनी बातों में ले लेती है। इधर से दिखाया जाता है कि जिया क्यांग शिजी को बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला रही होती है। तो वो खुश होकर कहता है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों पिला रहे हो? अब उसको वो बार बार दे रही होती है, वो पिए जा रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा टोन होने लगता है तो वो शिजी से क्वेश्चन करती है कि मैं और गु चेंगजी सेपरेट रूम में रहते हैं, इस बात का जिक्र तुमने किससे किया था? तो वहां पर ही वो कहता है कि 2 दिन पहले मुझे अंकल मिले थे, मैंने उनको ये सब बताया था। तो वहां पर ही जिया क्यांग कहती है कि मेरे फादर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वो कहती, क्या अंकल को नहीं था पता? फिर वो कहता है कि तुम लोगों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी है, जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है, तो तुम लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हो। तो वहां पर ही जिया क्यांग कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है। तो शिजी कहता है कि मैंने ज्यादा नहीं पी रखी, इतना मुझे पता है, काफी दिन से मैं तुम्हारे साथ उठता बैठता घूम फिर रहा हूँ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। तो ये बात करके वो बेहोश हो जाता है। तो गु चेंगजी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। फिर दिखाते हैं कि शिजी जिया क्यांग से क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने गु चेंगजी के साथ अचानक शादी क्यों की? तो वो आंसर देती है कि मेरे डैड डेली मुझे शादी के लिए मना रहे थे उस पर्सन के साथ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। ये मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लगा, तो मैंने सोचा इसके साथ शादी क्यों ना कर ली जाए। इधर से यांग फेंग भी यही क्वेश्चन करती है गु चेंगजी से। तो वो आंसर देता है कि पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने हाँ कर दी। तो यांग फेंग कहती, क्या तुम जिया क्यांग को पसंद करते हो? तो वो खामोश हो जाता है। इधर से शिजी तारीफें कर रही होती है चेंगजी की, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, केयरिंग है, हैंडसम है, हॉट है, और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है। तो अचानक से शिजी चुटकी मारकर कहता है कि बस करो, दिन में सपने देखना छोड़ दो, तुम लोगों की शादी एक एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? तो वहां पर जिया क्यांग उसको आंसर देती है कि कोई ना कोई स्टेप तो उठाना होगा। इधर से यही आंसर चेंगजी भी दे रहा होता है कि मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता है और एक मुकद्दस रिश्ता है, तो मैंने जब सोचा था कि मैं शादी करूंगा, मैं कभी भी डाइवर्स नहीं दूंगा। तो यांग फेंग उसको कहती है कि बस कर दो, तुम्हारे लिए भले ही एक शादी होगी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता जिया क्यांग के लिए जस्ट एक एग्रीमेंट है, वो जस्ट एक प्ले कर रही है। तो वहां पर ये बिल्कुल खामोश हो जाता है। इधर से शिजी भी यही आंसर इसको देकर कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जैसे ये लोग उठते हैं, सेम रेस्टोरेंट में ये दोनों बैठे होते हैं, तो वहां पर ही यांग फेंग ने गु चेंगजी को बाजू से पकड़ा होता है, तो वो उससे अपने बाजू छुड़ाता है। तो घर में आकर जिया क्यांग गुस्सा कर रही होती है कि तुम उसके साथ डेट पर गए थे, इसकी जरूरत कैसे हुई, मैं यांग फेंग को अभी काम से निकाल रही हूँ। तो वहां पर ही ये इसको रोकता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि मैं कैसे ना रोकूं, उसने तुम्हें कैसे बाजू से पकड़ा हुआ था, तो मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं? तभी फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि गु चेंगजी, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी शादी बेशक एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, लेकिन है तो हम कपल, हमें हर चीज ओबे करना चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, ये जस्ट मेरी सीनियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
हम जस्ट बात कर रहे थे। तभी वो कहती है अगर बात कर रहे थे ऐसा है तो फिर तुम उसके साथ डेट पर क्यों गए, ऐसा क्यों था, क्या तुमने नहीं देखा हमारा क्या एग्रीमेंट फाइनल हुआ था। तभी फिर वो भी इसको सुनाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट पे तुमने भी साइन किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऑपोजिट सेक्स के साथ नहीं घूमती फिरोगी, लेकिन तुम सारा दिन फिरती रहती हो शीजे के साथ। क्या मैंने तुम्हें रोका? मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन तुम भी उसको ना तो नहीं करती। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा माइंड इतना डर्टी है और तुम इस तरह से सोचते हो, नैरो माइंडेड हो। तो वो उसको बातें सुनाकर गुस्से से अंदर चली जाती है। अब जिया क्यांग गुस्से से बैठी होती है और यही सोच रही होती है कि मैं इससे इतनी ज्यादा नाराज हूँ और इसको परवाह नहीं, ये तो मजे से खा पी रहा होगा। तभी वो गुस्से से लेटती है और सोचती है मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी। काफी टाइम गुजर जाता है तो ये रात के टाइम चोरी चोरी फ्रिज के पास जाती है, कुछ पड़ा होता है खाने के लिए तो वो मजे से खा रही होती है। तो दिखाया जाता है कि अब ये बीमार पड़ी होती है। तो वहाँ गु चेंगजी इसके पास आता है और आकर कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहती तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो, मैंने रात रेफ्रिजरेटर से बहुत ठंडी चीज उठा के खा ली थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत ऐसी हो रही है और मुझे भूख भी लगी थी। तभी वो कहते चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो वो उसको आंसर करती है कि नहीं, मुझे कहीं मत लेके जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर वो उसको कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। तो वो उसको हाथ से पकड़ लेती है और रोक कर कहती है कि कहीं भी मत जाओ, मेरे पास रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो दिखाते हैं कि गु चेंगजी इसके साथ बैठा होता है और इसके बालों पे हाथ रखकर इसको सहला रहा होता है और इसको प्यार भरी नजरों से भी देख रहा होता है। काफी टाइम गुजर जाता है, फिर पूछता है कि तुम ठीक हो। तो फिर उसको आंसर करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर उसको बताने लग जाती है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मुझे ठंड लग जाए या ठंडी चीजें खा लूँ तो मेरा स्टमक खराब हो जाता है और मुझे गैस भी होती है। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ सूप बना कर आए, चलो उठो और पी लो। फिर वो कहती है क्या तुम मुझे खुद पिलाओगे। तो वो कहता है हाँ। फिर वो उसको सूप देने लगता है तो वो मजे से पीती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चेंगजी को कॉल आती है और उसको धमकी दे रहा होता है उसका भाई कि लास्ट टाइम तुमने मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, काफी डाटा उसमें मिस था। अब नेक्स्ट वीक ये लोग एक फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे तो तुम्हें मैं लास्ट चांस देता हूँ। जिया क्यांग अपने पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। कुछ देर बाद गु चेंगजी उसको पानी लाकर देता है और कहता है कि पी लो। वहां पर ही शिजी भी उसको पानी देता है और कहता है कि ये वार्म वाटर है तो तुम पी लो। लेकिन जिया क्यांग गु चेंगजी का पानी लेकर पी लेती है और शिजी का मुंह बन जाता है। अब जिया क्यांग को सिग्नेचर करने के लिए पेन की जरूरत होती है। वो पेन उठाने लगती है तो सामने बॉक्स पड़ा होता है तो गु चेंगजी और शिजी दोनों उसके सामने रखते हैं। तो शिजी उसको देता है, वो ले लेती है। वहीं शिजी खुश होने लगता है। अब कुछ देर बाद शिजी गु चेंगजी को कहता है कि ये फाइल्स है, इनको जरा चेक कर लो। तो वो उसको आंसर करता है मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ। वहां पर ही वो जिया क्यांग के करीब होता है और उसको कहता है कि अगर तुम फ्री हो गई हो तो हम घर चलें। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे तो बहुत सा काम करना है, तो ऐसा करो तुम पहले चले जाओ। तो वो ओके करके वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है। शिजी जिया क्यांग से ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अंधों की तरह उस पर ट्रस्ट करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये कंपटीशन गु फैमिली के साथ है और ये बाइंडिंग भी हमारी गु फैमिली से हो रही है, कहीं ये हमारी न्यूज लीक तो नहीं कर देगा। तो वो उसको आंसर करती है कि नहीं, गु चेंगजी गु फैमिली से बहुत ज्यादा अलग है, वो ऐसा नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम फिर भी अपनी आंखें खोलो। तो फिर वो उसको आंसर करती है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। तो शिजी कहता है कि भाई तुम्हारी अपनी मर्जी, और वो गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग और गु चेंगजी इकट्ठे लंच कर रहे होते हैं तो शिजिया के कहता है मैं भी ज्वाइन करूं। तो गु चेंगजी कहता है मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बना के लाया हूं, हाँ मेरे पास पैनकेक थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा है, ये तुम खा लो। लेकिन वो मुंह खराब करके खा रहा होता है और वो ये कहता है क्या मुझे कोई मीट नहीं मिल सकता। तो वो मुंह ओपन करने लगता है, जिया क्यांग उसके मुंह में डालने लगती है। तो वहां पर ही गु चेंगजी उठकर वो मीट का निवाला खा लेता है और फिर शिजी का फिर से मूड ऑफ होता है। वो कहता है तुम लोग भाई खुद ही खाओ। वो गुस्से से चला जाता है और ये दोनों शरारत भरे अंदाज में इकट्ठे हंसने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि गु चेंगजी जिया क्यांग के ऑफिस होता है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर ही यांगफेंग एंटर करती है और कहती है कि जो चीज की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है। तो वो उसको फाइल देने लगती है, वो फाइल लेने लगता है। तभी फिर वो कहती है कि तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगे। तो फिर वो उसको आंसर करता है कि मुझे तुम्हारी काइंडनेस हमेशा याद रहेगी। वहां पर इनको जिया क्यांग कहने की आवाज आती है तो वो उसको कहता है कि चलो चलो हम अंदर छुप जाते हैं। तो ये लोग कर्टन्स में जाकर छुप जाते हैं और शिजी एंटर करते हुए यही बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गु चेंगजी पे ट्रस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ वो बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, मुझे उस पर डाउट है, तो तुम भी नजर रखो। तो फिर वो उसको आंसर करती है कि मैंने जिस शख्स को अपना लिया है मैं उस पर 100% ट्रस्ट करती हूँ। तभी वो कहता है खैर अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो। फिर वो उसको कहती है कि उसका जो नाम है या वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो मैं जरूर उसकी जान लेके रहूंगी। और अंदर से गु चेंगजी ये सब कुछ सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। गु चेंगजी बहुत अपसेट खड़ा होता है क्योंकि पता होता है इसको कि जिया ग्रुप और गु ग्रुप में से आज गु ग्रुप जीतने वाला है।
तो इनका फाइनल बाइंडिंग होती है। जैसे ही चेंग फेंग एंटर करता है तो वो जिया क्यांग से कहता है कि आज तुमने हार ही जाना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अपना गुस्सा चेंग जी पर कैसे निकालोगी। तो फिर वो उसको कहती है कि यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अभी तक हार और जीत का पता नहीं लगा तो तुम्हें वेट करना होगा। तो बहुत टाइम गुजर जाता है तो दिखाया जाता है कि गु चेंगजी अपसेट खड़ा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि गु ग्रुप ने जीतना है। तो उसको उसके भाई की कॉल आती है और वो उसको अनाउंस कर देता है कि हम जीत गए हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो वो अपने भाई को आंसर करता है कि जो तुमने मुझसे वादा किया था तुम्हें वो पूरा करना होगा। तो उसका भाई यकीन दिलाता है कि मैं जरूर पूरा करूंगा। इधर से जिया क्यांग बहुत ज्यादा अपसेट होकर वापस आ रही होती क्योंकि वो हार चुकी होती है। फिर दिखाया जाता है कि जिया क्यांग का भाई उसको ताने दे रहा होता है कि तुम ये बात मान लो कि एक लड़की बिजनेस नहीं रन कर सकती, तुम एक लूजर हो। तो वो उससे लड़ने लग जाती कि लूजर तुम होगे, तुमने कंपनी के लिए किया क्या है। वहां इन दोनों की बहस चल रही होती तो इनके फादर इनको डांट कर कहते हैं तुम लोग क्या हरकतें लेकर बैठ गए हो। तो फिर वो जिया क्यांग को कहते हैं कि ये बताओ आज तुम्हारी गलती हुई तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। फिर वो मानती है कि हाँ मैं इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मुझे पता है कि मेरी वजह से गलती हुई है। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है जो होना था हो गया, आइंदा से तुम ध्यान रखना। तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है और इसका भाई मन में यही प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं ज़रूर इस कंपनी का मालिक बन के रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिया क्यांग बहुत ज़्यादा पी रही होती है। गो चेंगजी उसको रोकता है कि तुम मत पियो, तुम्हारा स्टमक खराब होगा। तभी वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, प्लीज़ मुझे पीने दो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम थोड़ा सब्र कर लो, क्या पता हो सके कि आगे जाके तुम जीत जाओ, एक टर्निंग पॉइंट आए। तभी फिर वो कहती है कि फिलहाल मैं हार चुकी हूँ तो मुझसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि वो देखो, तुम मुझे कहती थी ना कि प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, लेकिन मेरे फादर को ये लगता है कि एक कंपनी सिर्फ एक बेटा ही रन कर सकता है, लड़की नहीं। हालांकि मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है लेकिन उनको मेरी अच्छाई नज़र नहीं आती। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं इसी तरह ब्राइट रहूँगी और मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। तो वहाँ पर ही गु चेंगजी उसको कहता है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही करती रहो। और मन में वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और वो जिया क्यांग से सॉरी कर रहा होता है। फिर दिखाती है कि जिया क्यांग ऑफिस में अपसेट बैठी होती है तो शीजी आता है, उसके सामने ग्रू ब्रदर्स की फोटोज फेंकता है और कहता है कि इनके करतूत देखो। तो वो कहती है ये तुम्हें फोटोज कहाँ से मिली। तो वो उसको आंसर करता है कि ये बात जाना जरूरी नहीं है। तभी वो कहती है कि ये चीज़ देखकर तो इस पॉइंट पे मुझे यही लग रहा है कि चैंग फेंग ही इनमें शैतान है। फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा कि ये दोनों भाई मिले हुए हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि गु चेंगजी ठीक नहीं है, इसकी हरकतें अजीब है। तभी वो कहती है कि क्या पता ऐसा हो कि ये फोटोज फेक हो। फिर शिजी उसको डांटने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कुछ ज्यादा ही चेंगजी पे यकीन कर रहे हो। हालांकि मैंने तुम्हें बताया भी है और अगर तुम्हें उस पर इतना भी यकीन आ रहा है तो तुम अपना प्राइवेट कैमरा चेक करके देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो अपना लैपटॉप ऑन करती है तो वो फुटेज देख लेती है जिसमें गु चेंगजी एक यूएसबी कनेक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है और कहती है कि इसका मतलब कि ये सब कुछ फेक था। जिया क्यांग वही फोटोज लेकर चेंग फेंग के सामने आती है और फेंकती है गुस्से से, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो। फिर वो उसको कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो वो कहती है ये बात तुम्हारी जाना जरूरी नहीं है, ये बताओ तुम्हारी वजह से मैं बेड हारी हूँ ना, तुम सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसको बताता है कि जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी तो उन्होंने एक नेकलेस मेरे लिए छोड़ा था, वो नेकलेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेंग फेंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो नेकलेस मुझे देगा। तभी वो कहती है इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा देने की ठान रखी थी। तो फिर वो उसको कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत रिसर्च किया था और मुझे ये पता है कि ये बेड चेंग फेंग जीत के भी नहीं जीता। तो वो कहती है कैसे। तभी फिर वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि एक फॉरेनर है जो कि 5 गुना ज्यादा बिड लगाकर एक मॉल बनाना चाह रहा है, जिसकी वजह से चेंग फेंग की ये बिड फेल हो जाएगी और तुम जीत जाओगी और उसको कोई फायदा नहीं होगा। तभी फिर वो उसको मनाता है और अपने साथ बिठाकर ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। फिर वो उसको कहता है कि जीत सिर्फ तुम्हारी ही हुई है। तो फिर वो उसको कहती है कि आज की बात तुम मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुमने ये बातें मुझे बताई क्यों नहीं थी। फिर वो उसको कहता है क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता तो चेंग फेंग को पहले से ही शक पड़ जाता, इसलिए मैंने सीक्रेटली हर तरीके से ये किया है, मेरे स्टूडेंट्स भी इस रिसर्च में लगे रहे। तभी फिर वो कहती है कि खैर जो भी है, ये बेट जीत कर भी मुझे खुशी नहीं हो रही क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। आज की बात तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, चाहे जैसा भी हो, हार हो या जीत हो, तुम्हें हर चीज़ मुझे पहले बताना होगी। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर वो उसको कहता है कि खैर सीरियस नोट पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि आज के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर वो उसको कहती है कि मर्द हमेशा से झूठ ही बोलता है। खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा। और वो अंदर चली जाती है, वो पीछे से उसको देखने लगता है।
फिर दिखाया जाता है कि जियाक्यांग के भाई को कोई इन्फॉर्म कर रहा होता है कि बाइंडिंग प्रोजेक्ट फेल हो गया है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता चल गया है। गु चेंगजी सबके साथ खेल रहा था। सीन शिफ्ट होता है। गु चेंगजी अपने भाई का वेट कर रहा होता है। तो चैंगफेंग जैसे आता है, गु चेंगजी उसको कहता है कि तुमने जो मुझे कहा था मैंने कर दिखाया, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो चैंगफेंग उसको आंसर करता है कि तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो चेंगजी कहता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसे तो कर दिया और तुम जीत तो चुके हो, अब क्या प्रॉब्लम है। तो वहीं चैंगफेंग उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम मुझसे खेलने की कोशिश करो और तुम अभी भी इतना नाटक क्यों कर रहे हो। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है और तुम्हारी कैसे जरूरत हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा नाटक कर सकते हो। तो वहाँ पर ये दोनों भाई लड़ने लगते हैं और चेंगजी कहता है कि मेरी मॉम का नेकलेस मुझे वापस करो। वहाँ पर ही चैंगफेंग के आदमी चेंगजी को मारने लगते हैं और चैंगफेंग उसको कहता है कि जो नेकलेस तुम मुझसे मांग रहे हो वो मैंने ऑलरेडी फादर को दे दिया है, अगर तुम्हारे पास इतनी जरूरत है तो जाकर खुद ही ले लो। तो इनकी लड़ाई चल ही रही होती है। पीछे से जियाक्यांग आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो चैंगफेंग अपने बंदों को इशारा करता है कि जाकर इसको भी मारो। अब वो उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं तो भागकर गु चेंगजी आता है और अपनी वाइफ को बचाता है और खुद ही वो मार खा जाता है। इधर से दिखाया जाता है जैसे ये लोग घर वापस आते हैं तो जियाक्यांग बहुत वरीड हो रही होती है और कहती है कि चैंगफेंग की जरूरत कैसी हुई, उसने ये सब क्यों किया। तो वहाँ पर ये चेंगजी कहता है कि तुम मेरी बहुत ब्रेव वाइफ हो। तो वो उसको कहती है कि तुम तो बस कर दो, आज तुमने भी मेरी जान बचाई थी। खैर ये बताओ कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए आज क्यों गए थे। फिर वो उसको बताता है कि मैं अपनी मॉम का नेकलेस लेने के लिए उससे गया था, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे एंड टाइम पर धोखा दे देगा। तभी फिर उसको कहती है खैर उसके साथ बुरा ही होगा, तुम ऐसा करो अपनी शर्ट उतारो। तो वो हैरानगी से इसको देखता है। तभी वो कहती है कि हाँ सोचो मत, जल्दी उतारो। तो फिर वो कहता है कि मैं आखिर क्यों उतारूं। तो फिर वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है मैंने तुम्हें मेडिसिन लगानी है, तुम शर्ट नहीं उतारोगे तो मैं कैसे लगाऊंगी। तो जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है तो ये इसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगती है। अब जिस तरह से लगा रही होती है तो चेंगजी इसकी तरफ देख रहा होता है और इसको बहुत ज़्यादा इस पे प्यार आ रहा होता है। तो वहाँ पर ही जियाक्यांग भी इसकी तरफ देखने लगती है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों के दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है और दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। चैंगफेंग सुबह के टाइम पर अपनी करवट चेंज करता है तो उसको फील होता है कि उसके साथ कोई लेटा होता है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जियाक्यांग भी अपनी करवट चेंज करती है। तो जैसे ही दोनों की आंख खुलती है एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ पर ही वो चीख कर बैठ जाते हैं। तो जियाक्यांग उसको कहती है कि हमें इस तरह से नहीं प्रिटेंड करना चाहिए, वैसे तो लीगली हम लोग कपल हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि खैर मैं नीचे ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, तुम भी नीचे आ जाना। तभी फिर वो उसके ऊपर आती है और उसको कहती है कि नहीं, तुम्हारे जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए, तो आज ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो तुम खाना। तो दिखाते हैं कि वो मजे का ब्रेकफास्ट बनाती है। तो जैसे ही चेंगजी आता है तो वो कहता है कि ये सब तुमने अकेले बनाए। तो वो कहती है हाँ चलो तुम ट्राई करो। तो वो उससे पूछी जा रही होती है कि मैंने कैसा बनाया। वो कहता है हाँ अच्छा बनाया। काफी कुछ खाने के बाद वो कहता है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाता है वो जाकर वॉमिट कर देता है और इसको फील हो जाता है कि इसने कुछ अच्छा नहीं बनाया। जैसे ही चेंगजी वापस आता है और कहता है कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसको टोक देती है कि जब तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया और ये अच्छा नहीं बना तो तुम जबरदस्ती क्यों खा रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि नहीं नहीं मेरी वाइफ ने जो बनाया। तो वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि गु चेंगजी और जियाक्यांग अपने भाई से बदला लेने के लिए एक प्लेस पर जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि जैसे तुम्हारा भाई बाहर निकलेगा तो अचानक से तुम उस पीछे से हमला करना और उसको मारने लग जाना और उससे अपना बदला लेना। वो कहता है ठीक है। तभी वो देखे जा रहे होते हैं तो अचानक से उनकी नजर चैंगफेंग पे पड़ती है। तो वो कहती है कि देखो वो बाहर आ रहा है। जैसे ही वो आता है तो दिखाते हैं कि उसके शूज में कुछ फंस जाता है। वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से ये दोनों जाते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा डाल के ढक देते हैं और मारने लग जाते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुमने उस दिन हम पे हाथ उठाया। तभी फिर वो चिल्ला रहा होता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो अचानक से जियाक्यांग कहती है कि रुको चेंगजी, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। जैसे ही वो लोग कपड़ा हटाते हैं तो दिखाते हैं कि शीजी होता है। तो ये लोग चौंक जाते हैं। तो शीजी कहते हैं तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, आज मैं मीटिंग के लिए आया था कैजुअल कपड़े पहनकर, तो तुम लोग ये मेरे साथ सलूक करोगे। तभी वो कहती है अगर मीटिंग थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो शीजी कहता है कि मेरी मोबाइल की बैटरी लो थी तो मैं कैसे बताता। तो वहां पर ही गु चेंगजी इसको कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए, आज हमें हार मान लेनी चाहिए। तो वहीं जियाक्यांग कहती है कि नहीं, मेरी डिक्शनरी में हार नहीं लिखी हुई, मैं तुम्हारे भाई से बदला लेके रहूंगी। तो वो उसको वहां से लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि टेरेस पर यांगफेंग खड़ी होती है। तो पीछे से गु चेंगजी जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों खड़ी हो। तभी वो बताती है कि मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है। तभी वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या जियाक्यांग ने भी तुम्हें निकाल दिया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं जाके बात करता हूँ। तो फिर वो उसको कहती कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी, तो तुम इस बात को छोड़ दो। तभी फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकता हूँ। फिर वो कहती है कि इसके बारे में मैंने फिलहाल सोचा नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं तुम्हें जरूर परेशान करूंगी। फिर दिखाते हैं कि गु चेंगजी ऑफिस जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करवा रहा होता है और जियाक्यांग
उसकी सिलेक्शन कर रही होती है। जैसे उसको ड्रेस पसंद आता है तो वो सिलेक्ट कर लेती है। तो दिखाया जाता है कि कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। तो जिया क्यांग जैसे एंटर करती है वो फाइल्स रखकर लास्ट प्रोजेक्ट को लेकर बुराई करने लगती है। तो चेयरमैन उससे क्वेश्चन करता है कि आप चाहती क्या हैं। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिया ग्रुप और गू ग्रुप मिलकर इकट्ठे प्रोजेक्ट पर काम करें। कोई भी प्रॉफिट लॉस हो तो दोनों को बराबर का होना चाहिए और हर चीज़ इकट्ठे मिलकर करें। तो वहाँ पर ही चैंग फेंग इस बात से डिसएग्री करता है और कहता है कि ये कोई जिया ग्रुप नहीं है, ये गू ग्रुप है, ये किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करता। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग कम इन कहती है तो दिखाते हैं कि पीछे से गु चेंगजी आता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है चैंग फेंग उसको देखकर शॉक्ड होता है और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर ही ये कहने लग जाता है कि मेरा सरनेम भी गु चेंगजी ही है और वैसे भी मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। तो चेयरमैन अनाउंस कर देते हैं कि अब से इस ग्रुप को गु चेंगजी भी ज्वाइन करेगा और यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन के रहेगा। तो वहाँ पर ही चैंग फेंग कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, वैसे भी ये बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग कहती है कि इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें नहीं पता, तुमसे तो ज़्यादा है। तो वो गुस्से से उसको जवाब देने लगता है। तो चेयरमैन कहते हैं कि फैमिली मैटर्स को साइड पर रखा जाए, ये बिजनेस मैटर है। तभी फिर वो कहता है कि अब से ये यही ज्वाइन करेगा। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग कहती है कि गु चेंगजी का रूम तैयार किया जाए और वो भी ज्वाइन करके इनके साथ बैठ जाता है। अब चैंग फेंग बैठकर यही सोच रहा होता है कि जैसे ही गु चेंगजी की डाइवोर्स हो जाएगी तो जिया क्यांग इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो वहाँ दिखाते उसको एक मैसेज आता है, उसको किसी पर्सन ने कहा होता है कि अब वक्त आ गया बॉस इनको सबक सिखाने का। तो वो उसको आंसर करता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन सही टाइम का तुम वेट करो। तो दिखाया जाता है कि जिया क्यांग और गु चेंगजी घर होते हैं। तो वो उसके लिए मील बनाकर लाता है और कहता है कि चलो अब हम खाते हैं। तभी फिर वो उसके सामने 2 सीजर्स रखती है। तो वो कहता है ये क्या। तभी वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैरिज एग्रीमेंट में जो रूल्स हमें पसंद नहीं आ रहे वो हम कट कर देते हैं। तभी वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, चलो इस रूल को कट करते हैं। तो जितने भी इन्होंने रूल्स लिखे होते हैं तो ये लोग आपसी सहमति से अलग अलग करके कट कर रहे होते। तो कट करते करते लास्ट हिस्सा बच जाता है। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसको भी कट कर देते हैं और वहाँ पर ही जिया क्यांग गु चेंगजी को किस करती है। तो दिखाते हैं कि जैसे वो इसको किस करके हटती है तो गु चेंगजी भी इसकी तरफ बढ़ता है और इसको किस किए जा रहा होता है। तो दिखाया जा रहा होता है कि घर के हर हिस्से में, कभी बाहर तो कभी किचन में, कभी रूम में, हर जगह ये लोग बैठकर ऑफिस में किस किए जा रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है कि गु चेंगजी सो रहा होता है। अचानक से वो सपना देखता है अपनी मॉम का। उसकी मॉम अपने हस्बैंड से यही बात कर रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो बीच इतनी पसंद आ गई और उसका बेटा, या तो तुम हमें सिलेक्ट करो या उन्हें। तो उसके हस्बैंड उसको यही जवाब देते कि नहीं, चैंग फेंग भी मेरा बेटा है तो तुम मुझे फोर्स मत करो। तभी वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और वहीं दिखाया जाता है कि कार में पीछे चेंगजी भी बैठा होता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। गु चेंगजी बुरा सपना देखकर उठता है। तो जिया क्यांग उससे क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ, क्या तुमने बुरा सपना देखा। तो फिर वो उसको बताता है कि जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट कार से हुआ था मैंने वही सपना देखा। फिर वो उससे कहती है कि ये बताओ कि उस दिन हुआ आखिर क्या था। तो वो उसको बताने लगता है कि मेरी मॉम सड़क पर तेजी से कार चला रही थी तो एक ट्री के साथ हमारी कार हिट हुई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब इसकी मॉम का एक्सीडेंट होता है ये पीछे कार में बैठा होता है। तो ये आगे की तरफ जाता है, अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश होती है और वहां पर ही ये बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वो बताता है कि जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो यही बताएगा कि मेरी मॉम ने बहुत तेज़ी से कार चलाई थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो जिया क्यांग उसको यकीन दिलाती हैं कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ तुम्हारा है मैं तुम्हें वापस दिलाने में उसकी बहुत हेल्प करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग और गु चेंगजी ऑफिस जैसे जाते हैं तो चैंग फेंग उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और जिया क्यांग से कहता है कि क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। जिसे देखकर चेंगजी कहता है कि इसने तो डबल पेमेंट लगाई है, तुम थोड़ा सोच लो। तो वहां पर ही चैंग फेंग कहता है कि जब जिया क्यांग को एतराज नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है। और वहां पर ही मन में जिया क्यांग सोचती है कि गु चेंगजी को बहुत सी चीज वापस चाहिए तो मैं उसके लिए कुर्बानी दूंगी। और वो चैंग फेंग से कहती है कि हमारे पास इतना पैसा है जिया ग्रुप के पास कि वो ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं और वो पेपर्स पे साइन कर देती है। तो दिखाते हैं कि गु चेंगजी वही पेपर्स लेकर अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर वो पेपर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो और तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सालों से मैंने तुम्हें इग्नोर किया है तो तुम वापस मेरे पास आ जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर वो कहता है कि जो भी मांगूगा आप दोगे। तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो कहता है कि मुझे मेरी मॉम का नेकलेस चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं नेकलेस। तभी वो कहता है कि हाँ वही मेरी मॉम की लास्ट निशानी थी, वो मुझे चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब वो उसको नेकलेस देने के लिए साथ ले जाते हैं और वहां पर ही उसको कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है जो कुछ तुम्हारी मॉम के साथ उस रात हुआ था मैं वो चीज नहीं भूल पाया अभी तक। तभी फिर वो उसको आंसर करता है कि आप मेरी मॉम के साथ फेथफुल नहीं रहे शादी में।
तभी उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम उस वक्त यंग थे, तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता। जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो चैंग फेंग की मॉम भी प्रेग्नेंट थी, तो वो भी मेरा बेटा है, तो इन चीजों को लेकर हमारी लड़ाई हुई, लेकिन मैं अभी भी गिल्टी फील करता हूँ कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। तो वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि तुम अपने डैड को माफ क्या नहीं कर सकते, तुम वापिस आओ और आकर मेरे साथ रहो। तो वहां पर ही चैंगजी उनको आंसर करता है कि अब बहुत लेट हो गया और वो नेकलेस लेकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जियाक्यांग ऑफिस से जा रही होती है, तो गो चेंगजी उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो, तो तुमने मुझे कोई टाइम नहीं दिया। तो फिर वो उसको बताता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था। तभी फिर वो कहती है कि फिर तो तुम्हें पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है। तो चेंगजी कहता है कि जो पनिशमेंट देनी है तुम्हारी मर्जी है, तुम दे सकती हो। तो दिखाते हैं कि जियाक्यांग गो चेंगजी को चेयर पर पुश करती है। अब वो हैरानगी से इसको देखता है और वो सेक्सी वे में इसके करीब आती है और जैसे इसके पास आती है तो इसको किस करने लग जाती है। अब जिस तरह से ये इसको किस कर रही होती है तो गो चेंगजी भी पीछे जोर से इसको पकड़ता है और इसको किसिंग करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, चैंग फेंग बैठा होता है, वहां पर ही गो चेंगजी आता है। तो चैंग फेंग उसको कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम कंपनी से रेलिवेंट बातें करें, आफ्टर ऑल हम भाई हैं, हम कोई और बात भी कर सकते हैं। तो चेंगजी कहता है कि मेरे पास कंपनी के अलावा तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तभी वो उसको कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हम दोनों अगर मिलकर काम करें तो हम कंपनी की सिचुएशन बेटर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को मार फेंक सकते हैं। तो चेंगजी उसको कहता है कि कौन दुश्मन है कौन रियल, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। तो चैंग फेंग उसको कहता है कि फिलहाल मैं रियल हूँ, तो मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पर्दे में नहीं रखना चाहता। तुम दूसरे लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, लेकिन जब तुम्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी तो तुम शॉक्ड हो जाओगे। तो चेंगजी कहता है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वहां पर ही चैंग फेंग उसको कहता है कि क्या तुम ये बात नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और जिस तरह से अगर एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए तो तुम उस हकीकत से बहुत ज्यादा डर जाओगे। फिर चैंग फेंग गो चेंगजी को स्टोरी सुनाने लगता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गो चेंगजी की मॉम तेज ड्राइव कर रही होती है तो सामने से एक कार आती है जो इनकी कार को हिट कर जाती है और इसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। और सामने वाली कार में दिखाया जाता है कि जियाक्यांग अपने फादर और भाई के साथ बैठी होती है। तो वहां पर ही जियाक्यांग का भाई कहता है कि डैड मुझे लगता है कि हमारी कार से उनकी कार हिट हो गई है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ ऐसा करो, तुम जाकर देखो वो लोग ठीक हैं कि नहीं। तो जियाक्यांग की वहां तबियत खराब हो रही होती है, वो कहती है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इनको छोड़ो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वहां पर ही उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं, तो वो उनको उसी कंडीशन में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो ये बात सुनकर चेंगजी कहता है कि नहीं तुम्हें ये बात कैसे पता, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो फिर वो उसको बताता है कि जब मैं और जियाक्यांग ड्रिंक कर रहे थे तो जियाक्यांग ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो उसके मुंह से ये बात स्लिप हो गई, उसने मुझे बता दिया। तभी फिर चेंगजी कहता है कि नहीं मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। तो चैंग फेंग कहता है मुझे पता था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, तो मेरे पास सबूत भी है। तो दिखाते हैं कि वो अपने पॉकेट से एक यूएसबी निकालता है और वो रिकॉर्डेड चला देता है और कहता है कि मैंने कार्ड से रिकॉर्डेड निकलवा लिया था। तो जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सुनता है चेंगजी, उसमें ये सारी बात रिकॉर्ड की गई होती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और गुस्से से कहता है कि नहीं मैं अभी बिलीव नहीं करता। तो चैंग फेंग उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे, खैर ये बात अजीब है कि जिसे तुम पसंद करते हो उसने उस कंडीशन में तुम्हारी मॉम को नहीं बचाया। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरी बात पे यकीन भी नहीं करोगे, लेकिन ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को तुम नहीं झुठला सकते। ये सच है, ये हो के रहा था, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन उस दिन ये सब कुछ हुआ था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद चेंगजी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसको बिलीव नहीं हो रहा होता और वो अपने भाई की सारी बातें सोच रहा होता है कि ये एक रियलिटी है, तुम्हें इसको मान लेना चाहिए क्योंकि उस दिन ये सब कुछ हुआ था। अब वो ये सारी बातों से डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो अचानक वो ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि जियाक्यांग अपने भाई और अपने फादर के साथ बहुत खुश होती है और बातें कर रही होती है, जिसे देखकर वो वापस चला जाता है और वो जियाक्यांग के साथ बिताए हुए पलों को भी याद कर रहा होता है और हैरान हो रहा होता है और अपनी मॉम का स्ट्रगल भी याद कर रहा होता है कि जब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी तो वो कितने ज्यादा तकलीफ में थी। वो सारे पलों को याद करके सोचता है कि जियाक्यांग अब मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है तो जियाक्यांग गो चेंगजी को कॉल्स कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। तो वो परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। तो दिखाते हैं कि वो बाहर लॉन में जाती है, हर जगह गो चेंगजी को ढूंढती है लेकिन वो उसको कहीं मिल नहीं रहा होता और वो परेशान हो जाती है। तो दिखाते हैं कि गो चेंगजी बाहर टेरेस में बैठा होता है। वहां पर ही यांग फेंग उसके पास आती है और कहती है कि सीनियर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो फिर वो उसको कहता है कि कोई इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाए तो क्या आपको उसको माफ कर देना चाहिए कि नहीं। तो यांग फेंग कहती है कि अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट है तो उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर उसने कोई जहरा जख्म दिया है तो उसको माफ नहीं करना चाहिए। तो गो चेंगजी कहता है कि
ये बात कहना बहुत आसान होती है। तभी फिर वो उसको कहती है होती तो आसान है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा किसी ने दुख दे दिया हो तो माफ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करो कि जिस चीज से तुम परेशान हो रहे हो तुम उसको छोड़ दो। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो चेंगजी उससे हाथ छुड़ाकर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी वो कहती है कि सीनियर, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जब भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। तो वहीं पर वो उसको देखने लगता है। अब जिया कियांग गू चेंगजी का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो घर आता है तो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम आज कहाँ रह गई थी, मैं तुम्हें कॉल्स भी कर रही थी लेकिन तुम आंसर नहीं कर रहे थे, हुआ क्या है? क्या गू फैमिली ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या हुआ? तुम परेशान हो, तुम बताते क्यों नहीं? मैं इतना कुछ बोले जा रही हूँ। तो उसको इग्नोर कर रहा होता है। और तभी फिर वो उसको कहता है कि 5 साल पहले तुम कैंपिंग के लिए माउंटेन हिल्स गई थी, तो अचानक से तुम्हें गैस की प्रॉब्लम हुई थी, तो तुम्हारे डैड तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। तभी वो कहती कि हुआ क्या है? फिर वो उसको कहता है कि उसी माउंटेन रोड पर मेरी मॉम ड्राइव कर रही थी और उनका एक्सीडेंट हुआ था, और अनएक्सपेक्टेड ये था उस वक्त जो तुमने हरकत की। तभी फिर वो कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तभी फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग निकालकर उसको सुना देता है जो उस वक्त उस इंसिडेंट में हुआ होता है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा। तभी फिर उसको कहता है कि प्रूफ तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तभी वो कहती है कि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे तो याद भी नहीं कि हुआ क्या है, तो इन सब चीजों का तुम हम पर ब्लेम मत दो। तभी फिर वो हैरान होकर उसको कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो। और वो गुस्से से जा रहा होता है तो वो उसको रोकती है और उसको कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, तुम ऐसा मत करो। तभी फिर वो उसको कहती है कि उस इंसिडेंट में कोई तो मैटर है जो कि हिडन है, जो कि हम दोनों इकट्ठे इन्वेस्टिगेट करके पता करने की कोशिश करेंगे। तो वो उसको आंसर नहीं देता। तभी वो कहती है क्या हमारा रिलेशन इतना कच्चा है जो तुम बिलीव नहीं करे? तभी फिर वो उसको कहता है कि जिया कियांग, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो वो गुस्से से ये कह के चला जाता है और ये शॉक पीछे से खड़ी रहती है कि जिया कियांग गू चेंगजी को मैसेजेस कर रही होती है कि इतना भी क्या गुस्सा, प्लीज गुस्सा थूक दो और आपस में बैठकर बात कर लेते हैं। तभी फिर वो उसको मैसेज करती है कि मैं बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। तभी वो उसको इग्नोर कर रहा होता, मैसेज का आंसर नहीं करता। तो वो कहती है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। वो उसको टेक्स्ट करती है और कॉल भी करती, लेकिन वो आंसर नहीं करता। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही शिजी आता है और कहता है कि मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों बैठी है, उसको किसने इतना ज्यादा अपसेट किया है? तभी वो कहती है कि कौन हो सकता है? तो शिजी कहता है कि ये गू चेंजी ही होगा, ठहरो मैं इसकी तबीयत बना कर आता हूँ। तभी वो उसको रोकती है कि नहीं ऐसा मत करो, पहले हम लोगों के दरमियान मामला बिगड़ गया है। तभी शिजी कहता है कि फिर भी ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतना गुस्सा हो गया? तभी फिर वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है उसकी मॉम के बारे में जो बात आ गई है, तो मॉम के लिए तो वो इतना गुस्सा करेगा ही। तभी फिर वो कहता है तुम लोग बैठकर आपस में इस मामले को सुलझा लो। तो वो कहती है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन गू चेंजी मुझसे भागे जा रहा है। तो शिजी कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया आया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कान में उसको आइडिया देने लगता है। आप दिखाते हैं कि गू चेंजी उसी टेरेस साइड पर आता है। तो वहां पर ही वो जैसे आता है तो वो डेकोरेशन देखकर हैरान होता है। तो सामने से जिया कियांग आती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि गू चेंजी की उससे नजर हट ही नहीं रही होती। तो जैसे जैसे ये लोग करीब आ रहे होते हैं तो अचानक से पटाखे आसमान पर बजने लग जाते हैं और वहां पर ये दोनों हैप्पी होने लगते हैं और गू चेंजी भी इम्प्रेस हो रहा होता है वो पटाखे देखकर। अब वो खूबसूरत मंजर देख ही रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे तो यहाँ शिजी ने बुलाया था, वो कहाँ है? तो जिया कियांग कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तभी वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो जिया कियांग उसको रोक कर कहती है कि बस कर दो, हर इंसान या जानवर कोई भी गुस्सा करता है उसके पीछे कोई रीजन होती है, तो तुमने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बिना पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि जिया कियांग इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस वक्त में जब तुम मेरी माँ को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई तो वो मोमेंट याद करके मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी फिर वो वहां से जा रहा होता है तो वो उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज आई लव यू, मत जाओ। तभी फिर वो उसको कहता है रोते हुए कि हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं, ये अपने वर्ड्स तुम वापस ले लो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वहां पर ही गू चेंजी रोता हुआ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जिया कियांग का भाई चेंगफन के साथ बैठकर उसको न्यूज देता है कि इन दोनों की डाइवोर्स हो रही है। तभी वो कहता है कि अच्छा तो ऐसा हो रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि जिया कियांग गू चेंजी को किक आउट कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहां पर ही जिया कियांग का भाई कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या मेरे चांस नहीं है जिया ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के? तो वहां पर ही वो उसको आंसर दे देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई एबिलिटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिया कियांग कुछ ऐसा करने जाएगी। तो वहां पर ही वो उसको साफ जवाब दे देता है और जिया कियांग के भाई का मुंह बन जाता है क्योंकि चेंगफन ने उसको यूज किया होता है। इधर से दिखाया जाता है कि जिया कियांग और गू चेंजी का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा होता और बहुत ज्यादा गम में होती है जिया कियांग और वो ड्रिंक करने लगती है। तो जैसे ही वो ड्रिंक कर रही होती है बार में, वहीं चेंगफेंग आता है, तो जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उसको सुनाने लगता है कि तुम्हारी इस प्यार मोहब्बत में देखो हालत कैसी हो गई है।
तुम्हारी अच्छे से मेरे साथ शादी होने जा रही थी, देखो तुमने क्या किया। तभी फिर वो कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो मिस्टर गू, अगर मुझे चांस मिले तो मैं कुत्ते से शादी करना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। तभी वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत, अब मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और उसको मारने लगता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गू चेंजी आ जाता है और चेंग फेंग का हाथ पकड़कर कहता है कि इसको हाथ लगाने की जुर्रत मत करना। तभी वो उसको आंसर करता है कि मेरी इससे शादी होने जा रही थी, लेकिन अब तो तुमने इसको डंप कर दिया है, तो मेरी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको वापस अपनी जिंदगी में लाऊं। तभी फिर गू चेंगजी उसको कहता है कि मैं अब भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इसको हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दूंगा। तो वहां पर ही वो हंसने लगता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, और वहां पर ही गू चेंगजी जिया क्यांग को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। अब जिया क्यांग गू चेंगजी को नशे में बुरा भला कह रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि जिया क्यांग, आज के बाद तुम इस तरह से नशा करके बाहर मत निकलना, मैं हर बारी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, खाना पीना अच्छे से करना, बिल्कुल भी भूखी मत रहना। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शीजी तुम्हें आकर पिक कर लेगा। तभी वो उसको देखकर कहती है कि वो चेंगजी, तुम मुझे डाइवोर्स भी करना चाह रहे हो और तुम कार एक्सीडेंट का ब्लेम भी मुझे दे रहे हो। मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते भी थे कि नहीं? तो वो उसको आंसर दिए बगैर वहां पर से चला जाता है। तभी वो कहती, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तो वहां पर ही शीजी आता है, तो वो शीजी को भी यही बात कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो कहता है तुमने बहुत पी रखी है, चलो घर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और उसको वहां से ले जाता है। अब दिखाते हैं कि जिया क्यांग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और मन में यही सोच रही होती है कि जिंदगी का नाम ही दुख देना है, अब मुझे इस दुख के साथ जीना होगा और आदी बनना होगा, और वैसे भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना होगी इस दर्द के साथ ही। तभी फिर वो ऑफिस जाती है। इधर से गू चेंगजी भी अपना काम कर रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है, और वहां पर ही यांग फेंग उसकी असिस्टेंट बनकर उसका ध्यान रख रही होती है क्योंकि वो उसको लाइक करती होती है, और इधर से शीजी भी जिया क्यांग का ध्यान रख रहा होता है क्योंकि वो भी उसको लाइक करता होता है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लग रहा होता। फिर दिखाते हैं कि शिजी भागकर आकर जिया क्यांग को न्यूज़ देता है कि न्यूज़ चैनल में हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है वो हमारी कंपनी की वजह से हुआ और हमारी कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है। लेकिन जिया क्यांग को सब कुछ पता होता है कि जिया ग्रुप को बदनाम करने वाला उसका अपना भाई ही है। तभी वो उसको बातें सुना रही होती है, तो वो कहता है कि तुम मुझे देखकर ये सब कुछ क्यों कह रही हो। तो वो उसके पास जाकर उसको वार्न करती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि किस तरह से तुमने करप्शन से पैसा लिया है और किस तरह से चोरियां की हैं, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मैं तुम्हें 3 मंथ का टाइम देती हूँ कि जो तुमने गड़बड़ की है उसको तुम सुधार लो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी फिर वो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ये सब कैसे कर सकती हो। लेकिन वो उसको वार्न कर देती है। फिर दिखाते हैं कि शिजी कुकिंग कर रहा होता है और जिया क्यांग उसकी तरफ देख रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि गू चेंगजी कुकिंग कर रहा है और उसको उसकी याद आने लगती है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि गू चेंगजी कुकिंग करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तो अचानक से कुकिंग करते हुए शिजी का हाथ कट जाता है और वो चिल्लाता है। तभी फिर जिया क्यांग उसको कहती तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो मोबाइल की तरफ देखकर सोचने लग जाती है कि हम जितना भी सोच लें कि हम अपना माइंड एक पर्सन से इधर उधर हटाए रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा माइंड उसी की तरफ फोकस किए रखता है। इधर से गू चेंगजी भी जिया क्यांग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि बेशक सारे एविडेंस मुझे जिया ग्रुप के खिलाफ मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे तमाम सवालों का जवाब इस नेकलेस में मौजूद है। यही एक की है जो मेरे तमाम सवालों को अनलॉक करेगी। सीन शिफ्ट होता है। गू चेंगजी अपने ऑफिस होता है, तो वहाँ यांग फेंग केक लेकर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आ रही होती है और केक रखती है। तो गू चेंगजी कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी बर्थडे है। तभी वो कहती मुझे याद था। वो अपना कोट उतारती है और चेंगजी को हक करती है। तभी फिर वो उसको पीछे करता है और उसका कोट उसके ऊपर उड़ाकर कहता है मुझे नहीं पसंद कोई मुझे टच करे। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और वो अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार उसके सामने करती है। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे चांस दे सकते हो? तो चेंगजी उसको मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता। तभी वो कहती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि तुम डाइवोर्स भी देने जा रहे हो, और क्या तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहते? तभी वो कहता है कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और उसको भूलना इतना आसान नहीं होता। तो वहां पर ही यांग फेंग गुस्से से चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जिया क्यांग का भाई चेंग फेंग के पास जाता है और चेंग फेंग उसको सुनाने लगता है कि तुम मेरे ऑफिस क्या करने आए हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो मैं डायरेक्ट तुमसे बात करने आया। तो चेंग फेंग कहता है कि कहो क्या कहना है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मेरी हेल्प करो। तो चेंग फेंग उसको कहता है कि तुम्हारे पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है जिसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प की है, तुम मुझसे ऐसे नजरें नहीं चुरा सकते। तो चेंग फेंग कहता है कि इन रिटर्न मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि चेंग फेंग तुम भूलो मत, तुम्हारे बहुत सी सीक्रेट्स मेरे पास हैं, ऐसा ना हो कि मैं कहीं रिवील कर दूं। तो चेंग फेंग उसको आंसर करता है कि तुमने जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता।
गू चेंगजी अपने ऑफिस होता है, वहाँ पर ही जिया कियांग का भाई मास्क लगा कर आता है। जैसे वो अपना मास्क उतारता है तो गू चेंगजी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गू चेंगजी कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम तो मेरे ब्रदर इन लॉ हो। तो गू चेंगजी कहता है कि कौन है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ? मैं तो नहीं हूँ। तभी फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। लेकिन वो इनकार कर देता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि प्लीज इस टाइम पर कोई भी मेरी मदद करने को रेडी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बहन भी मुझे जेल भिजवाने के लिए रेडी है। लेकिन वो आंसर नहीं करता। तभी फिर वो कहता है कि गू चेंगजी तुम अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट में जिस तरह से मेरी बहन को गलत कह रहे हो, हालांकि वो गलत नहीं है। तभी फिर वो हैरानगी से इसको देखता है और कहता है कि तुम क्या कहने जा रहे हो? तो जिया कियांग का भाई बताने लगता है कि वो ऑडियो एडिट की गई थी और असल सिचुएशन ये थी। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया कियांग की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर ही जिया कियांग का भाई कहते हैं कि डैड आगे से कार आ रही है, थोड़ा ध्यान करें। लेकिन दिखाते हैं कि कार में जिया कियांग और गू चेंगजी भी बैठे होते हैं और उस कार का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जिया कियांग का भाई कहता है कि डैड मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी उनकी कार से हिट कर गई है। तो उसके डैड कहते हैं कि नीचे उतर के जाके सिचुएशन देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। तो जैसे ही वो नीचे उतर कर देखता है कि एक्सीडेंट बुरी तरीके से हुआ होता है, तो वो लोगों को देखता है आते हुए, तो वो भाग के कार में आकर बैठता है। उसके डैड उससे सिचुएशन पूछते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहां पर ही जिया कियांग कहती है कि अच्छा अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे बहुत ज्यादा शोर की आवाज क्यों आ रही है? तो उसका भाई उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है लोगों की आदत है बातें बनाने की। तभी वो कहती है अगर सब कुछ ठीक है तो डैड मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इनको छोड़ो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तुम्हारी सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको इसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। तभी फिर वो सारी सिचुएशन बता देता है गू चेंगजी को और कहता है कि जो कुछ था मैंने तुम्हें बता दिया है, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। वहां पर ही गू चेंगजी जोर से उसको मुक्के मारता है और कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तभी वो कहता है मैं क्या करूं, चैंग फेंग की मैं बातों में आ गया था। तभी फिर वो उसको कहता है तुम चैंग फेंग के पास जाओ ना। तभी वो कहता है प्लीज ब्रदर इन लॉ मुझे बचा लो, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें इंसानियत नहीं है। अब वो उसको मारने फिर से लग रहा होता है। तभी वो उसको कहता है कि ऐसा मत कहो, मैंने पुलिस रेस्क्यू में कॉल कर दी थी और जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की गई तो यही पता लगा कि तुम्हारी मॉम की गलती थी, वो कुछ ज्यादा ही फास्ट कार ड्राइव कर रही थी। तभी फिर गू चेंगजी चुप हो जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें किए की सजा जरूर मिलेगी। तो वो जाता है और पीछे से वो चिल्ला के कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। अब गू चेंगजी जिया कियांग को ढूंढने के लिए भागता है और वो तेजी से भाग रहा होता है कि वो उसके पास पहुंच सके। जैसे जिया कियांग गू चेंगजी का सामान बॉक्स में पैक कर रही होती है ताकि वो उसको अपनी लाइफ से निकाल सके। तो दिखाते हैं कि गू चेंगजी जैसे ही जाता है पीछे से जोर से जिया कियांग को हक करता है। तो वो उससे लड़ने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। तभी वो कहता है कि उस वक्त गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो उसको बातें सुनाती है कि जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम मेरी लाइफ में आ जाती हो और जब दिल चाहता है तुम चले जाते हो। अब मैं तुम्हें इस घर में वेलकम नहीं करूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो उसको मना रहा होता है लेकिन वो नहीं मानती और उसको मारने लगती है और उसको आई हेट यू वगैरह कह रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जितना लड़ना है, बातें सुनानी है सुना लो, मगर मैं तुम्हें अब छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वो लड़ी जा रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कभी भी और ज्यादा सफर नहीं करने दूंगा, जितना तुमने सफर करना था तुमने कर लिया। तभी फिर वो उसको अपने करीब करता है और वहां पर ही उसको किस करने लगता है। तो जिया कियांग भी उसको माफ कर देती है, तो वो भी उसको किस बैक करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जिया कियांग का भाई अपना सामान बांध कर कहीं जा रहा होता है तो अपनी सिस्टर को कॉल करके कहता है कि सिस्टर ये जगह बहुत ही अजीब है, मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा? तो उसकी सिस्टर कहती है कि जो तुमने कांड किया है ना, फिलहाल तुम्हें वहां पर ही रहना होगा जब तक कि मसला सॉल्व नहीं हो जाता। सीन शिफ्ट होता है। चेंगजी फाइल्स लाकर अपने फादर के आगे फेंकता है तो उसके फादर कहते हैं ये क्या? तभी वो कहता है कि इनमें तमाम सबूत मौजूद हैं जिसमें आपने करप्शन करके मेरी मॉम की कंपनी अपने नाम करवा ली थी। तो उसके डैड वो फाइल्स देखते हैं। तभी वो कहता है कि आपको लगता था कि आप इन चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरी मॉम ने ऑलरेडी आपके लिए ये तमाम सबूत और ग्रेव तैयार कर रखी थी। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, तुम बहुत बड़े शैतान हो। और वहाँ पर ही उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तो चेंग फेंग भाग कर आता है और कहता है कि डैड टेक इट ईजी। तभी फिर उसके डैड कहते हैं कि चेंगजी मैं मानता हूँ कि मैंने 1000 मिस्टेक की हैं, तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा भी किया है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि चेंग फेंग तुम्हारा भाई है, तो तुम अपने भाई को माफ कर दो और उसको छोड़ दो, उसके साथ बुरा मत करो। तो वहीं चेंगजी कहता है कि हम दोनों एक ही ब्लड से हैं, अगर वो आपका बेटा है तो फिर मैं आपके लिए क्या हूँ। तो वहाँ पर ही चेंग फेंग उसको जवाब देता है कि तुम दोनों ने ये फाइल्स तैयार कर रखी है ताकि तुम चाहते हो कि मैं और डैड कंपनी से हट जाएं, मैं तुम लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पर ही पुलिस के आने का सायरन सुनाई देता है। तो जिया कियांग कहती है कि पुलिस आ चुकी है। वहीं चेंग फेंग भागने लगता है तो जिया कियांग उसको रोकती है।
तो वो गुस्से से एक शोपीस उठाकर मारने लगता है और वहाँ पर ही चेंगजी बीच में आ जाता है और उसको लग जाती है। तभी फिर जिया क्यांग कहती है तुम ठीक हो ना, तो वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है। तभी फिर वो इसके फादर को बुरा भरा कह रही होती है और चैंग फेंग को, तो वहाँ पर ही चेंगजी उसको कहता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो मुस्कुराने लगती है। तो दिखाते हैं कि पुलिस इसके फादर को भी वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि जिया क्यांग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके भाई ने उसको बैंकक्रप्ट कर दिया होता है। तो वहाँ पर ही चेंगजी आता है और उसको कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तभी वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि सारा बिजनेस तुम संभालो। तो वो उसको कहता है कि अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा बिजनेस है उसका होल्ड तुम पर ही रहेगा। तभी वो कहती है क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता। फिर वो उसको बताता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे ये सारी खबर दे दी थी। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना बड़ा डीलर निकलेगा। तभी वो उसको कहता है कि खैर अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो कहती कैसे। तभी फिर वो कहती है प्लीज़ बताओ ना, ट्रिक्स मत खेलो। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये जो मेरी मॉम का नेकलेस है, ये सिर्फ नेकलेस ही नहीं, ये एक मेरे लिए मिस्टीरियस भी था। इसमें मेरी मॉम के बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी सेव था, जो कि मुझे पता चला बाद में। तो जैसे ही मैंने देखा उसमें मेरे डैड के खिलाफ सारे सबूत भी मौजूद थे और इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं 3-4 साल बैठकर आराम से खा सकता हूँ। तभी वो उसको कहती कि वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा अमीर तरीन इंसान हो। तभी फिर वो कहती इसका मतलब तुम मुझे इस तरह से हेल्प करोगे। तो फिर उसको चेन देकर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसी तरह से हेल्प करूँगा। अब चैंग फेंग टेरेस पर आकर यांग फेंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ये सिटी छोड़ रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ। तभी वो कहती सीनियर, मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। तो वो कहता है ज़रूर। तभी वो कहती है कि आपने जिया क्यांग में ऐसा क्या देखा कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी उसको दे दी। तभी फिर वो बताता है कि जब मैं जिया क्यांग से नहीं मिला था तो मुझे अपनी ज़िंदगी एम्प्टी लगती थी, लेकिन जैसी वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ में हलचल सी स्टार्ट हो गई। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। जब वो मेरे पास नहीं होती थी तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन होते थे उससे पूछने के लिए, और जब वो मेरे पास आ जाती तो मैं बस उसको ही देखता रहता। अब वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही यांग फेंग कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं वाकई आपको पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइफ में मेरी फिर से आपसे मुलाकात ज़रूर हो। तो वो बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पीछे से जिया क्या करती है। तो फिर वो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि जो कुछ तुमने अभी बातें कही हैं मुझे सुनकर कुछ अजीब लग रहा था। तो चेंगजी हंसकर कहता है कि तुम्हारी आदत है लगता है कान लगा के बातें सुनने की। तो वो कहती नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो चेंगजी उसको कहता है कि जिया क्यांग, अब से हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और शरारत भरी अंदाज में उसके कान में कोई मस्ती वाली बात कहता है तो वो शर्माने लगती है। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके हग कर लेता है और इनकी नई जिंदगी शुरू होने लग रही होती है। तो फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जब चेंगजी हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर ही जिया क्यांग की इससे मुलाकात हो चुकी होती है। वो उसको लॉलीपॉप देती है और इनको ये सब याद नहीं होता, और बताया जाता है कि दुनिया में हर अच्छी चीज़ उसी वक्त मिलती है जब इंसान का सही वक्त होता है। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग